सीनियर की सिलेक्शन पे यूं ही लॉ कॉलेज में दाखिल होता है, उसके बाद उसकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत सीनियर असातिज़ा से होती है लॉ कॉलेजेस में, और वहाँ से वो आइडियलाइज करना शुरू करते हैं यंग वकला कि हमने इस तरह का वकील बनना है। ये जो हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, ये कितने बड़े बड़े वकील हैं माशाल्लाह। तो ये जो एक मरला है पहला, कि आपने पूरे 2 साल इस जद्दोजहद में रहना है कि आप अपने लिए किस मेंटोर का इंतखाब करें। अगर आप एक अच्छे सीनियर का इंतखाब कर लें तो आप यकीन करें कि आपका वो जो सफ़र है एक अच्छा वकील बनने का, वो बहुत आसान हो जाता है। और सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, मैं आप खुद ही एक 63 साल का सीनियर वकील हूँ, तो मैं समझता हूँ कि सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो, और ये जो उनके दरमियान आपस में एक एफर्ट है कि सीनियर के साथ अटैच होकर अपने आप को उनके लिए एक मुफीद जूनियर साबित करना, उनको कंफर्ट जोन में रखना, उनके लिए रिसर्च करना, उनके लिए काम करना, उनके साथ इस तरह से काम सीखने की कोशिश करना। मैं कहा करता हूँ कि जिस तरह आप देखते हैं कि लोग कोई भी जो हुनर सीखते हैं तो वो अपना अपना मन मार के सीखते हैं। अभी आप वर्कशॉप में जाके देखें कि बच्चे काम सीख रहे होते हैं तो उन बेचारों की क्या हालत होती है। तो हम, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर काम है हमारा, हम सूट पहन जाते हैं, टाई लगा के आते हैं, इसमें हमें ये ख्याल होता है कि शायद ये खुद भी टाई के रास्ते हमारे दिमाग में दाखिल हो जाएगा। तो काम तो करना पड़ता है जी, सीखना पड़ता है देर दाई, और उसके लिए जो एफर्ट है वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। और सीनियर के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने देखी है, जिन लोगों को मैंने कामयाब वकील देखा है, मैंने वो बहुत सदियों पुरानी बात जो सुन रखी है, वो बाद बात वाली बात है। जो लोग अपने सीनियर्स के साथ बाअदब हैं वो बहुत जल्दी और आसानी से सीख लेते हैं, और सीखने के लिए जानवे तलम्मुज़ तय करना पड़ता है। वो पंजाबी में हम कहते हैं गोडे डाल के बैठना पड़ता है, और उस्ताद को देखना पड़ता है, उसकी हर हरकत को आप ऑब्जर्व करते हैं। मैंने देखा है कि दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है काम की जो आपको गिरा सिखा सकती है, लेकिन जो आपके सीनियर्स हैं जब गिरा कर रहे होते हैं तो वही एक बेहतरीन तरीका होता है आपके लिए सीखने का। इसके अलावा हमारा जो ट्रेंड है इस वक्त पढ़ने की तरफ नहीं है। मैं आपको आवाज आ रही है मेरी साथ? जी जी सर, आवाज आ रही है सर। जी, मैं कह रहा था कि ये जो हमारा पढ़ाई वाला मामला है, इसमें हम थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं, और कुछ जोर आजमाई वाला काम जो है वो आगे जा रहा है। कि लोग ये समझते हैं कि हम जोर लगा के और अपने मसल पावर पे भी शायद मुकदमा लड़ सकते हैं। वो जो लफ्ज लड़ने वाला है ये कहीं से मनसूख ही करना पड़ेगा हमें। ये जो मुकदमा लड़ने वाली बात है, इसको किसी और अच्छे और खूबसूरत लफ्जों से हमें तब्दील करना चाहिए। इसको लड़ाई की बजाय इसको लिखाई में तब्दील करें हम। हमारी कोशिश है इसमें लोग हमें देख के खुश हों कि हम काम के लिए हम करें मिल के किसी नतीजे पे पहुंचने के। क्लाइंट्स का भी बहुत इसमें उनकी साइकोलॉजी भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा यंग वकील उस उम्मीद के साथ आता है फील्ड में। मैंने जो हमारे बार कौंसल ने हमारे लिए ज़ाब्ते अखलाक बनाया हुआ काम, अगर कभी आप उन रूल्स को देखें जो बार कौंसिल के रूल्स हैं, और उसके अंदर जो ज़ाब्ता अखलाक है उसको देखें, और जजेस के ज़ाब्ता अखलाक को, मैं कहता हूँ अगर हम दोनों फरीक, जज और वकील, उस ज़ाब्ता अखलाक अपने अपने को अडॉप्ट करें तो उसका जो एनवायरनमेंट है और लोगों को रिलीफ लेने का जो अमल है ये बहुत ही अच्छा और आसान है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि जो मेरे यहाँ पे यंग बच्चे बैठे हैं, मेरी बेटियाँ हैं, मेरे भाई बैठे हैं छोटे, वो अगर कोई बात पूछना चाहें मुझसे तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी।
बजाय इसके कि मैं बोलता ही रहूं और वो सुनते रहूं। कोई सवाल अगर करना चाहे कोई यंग वकील अपने इस हवाले से कि कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करना है, कैसे आगे जा सकते हैं, उनके ज़हन में किस तरह के सवाल? जी सर। सर अगर पहले प्रेजेंटेशन हो जाए तो उसके बाद क्वेश्चन करना जो स्पेशली जो यंगस्टर्स है उनके लिए आसान हो जाता है। प्रेजेंटेशन का तो ये था कि अगर हमको सामने आपके सामने स्क्रीन आ रही हैं चीजें, हमने जी जी, इसको डिस्प्ले हो रही है। जी कम्युनिकेशन स्किल्स को हमने कैसे अपनी, देखिए दो चीजें इसमें बड़ी जरूरी हैं। अगर आप मुझे ये चाहेंगे कि मैं इस तरतीब से ही आपके साथ बात करूं, तो अगर ये एनहांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो इसमें ये स्किल्स जो हैं इनको अपने अंदर ग्राफ्ट करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप ये समझें ये स्किल सारी की सारी आप एक्वायर ही कर लें। वकालत हरगिज उन लोगों के लिए नहीं है जिनका एप्टीट्यूड नहीं है। ये जो सबसे ज्यादा आपको क्राउड नजर आता है वकला का, खासतौर पर पंजाब में तो बहुत लाखों की तादाद में अब वकला हो गए हैं। आपके यहाँ कितनी तादाद है, अगर आप मुझे बता सके बलूचिस्तान के लॉयर्स की? तादाद सर 1500 है सर, 1500 टोटल बलूचिस्तान बट टोटल बलूचिस्तान के। जी तो फिर तो टोटल बलूचिस्तान सर तकरीबन 2000 प्लस है। कोयटा में जो प्रैक्टिसिंग है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 के करीब है। 1000 जी। तो यहाँ पे सिर्फ लाहौर में जो वकला की तादाद है ये कोई तकरीबन 30,000 के करीब है। तो यहाँ पे जो मैं खासतौर पे जो मैंने एक चीज नोट की कि कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से ना तो हमारे लॉ कॉलेजेस में कोई इस तरह का कोई एहतमाम है और ना ही हमारे पास मार्केट में इस तरह के कोई अदारे हैं कि जो हमें कम्युनिकेशन स्किल, जो कि पूरी एक साइंस है, वो पढ़ा सकें। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात जो मैंने अर्ज की कि वो अगर आपका एप्टीट्यूड ही नहीं है वकालत के लिए, तो फिर आपको कोई और काम जो आप समझें कि आपकी इस डिग्री की बुनियाद पे बेहतर कर सकते हैं उस पर जाना चाहिए। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग वकील बन नहीं सकते। वकील बनने के लिए मेहनत से हर आदमी बहुत अच्छा वकील बन सकता है, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि अपने अंदर झांक के देखे कि क्या वो वकील बनने का उसके अंदर एप्टीट्यूड है या नहीं। जो लोग बगैर एप्टीट्यूड के फील्ड में हैं उनकी वजह से एक गैर जरूरी क्राउड नजर आता है। ना उनका शौक है वकालत करने का, ना वो इस जज्बे से आए हैं कि बड़ा अच्छा वकील बनना है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने जो दोस्त हैं उनमें अपने जूनियर्स को जो नए आते हैं उनको खुद हमें देख के, जो सीनियर वकला हैं हमारे और खास तौर पे जो रिटायर्ड जजेस हैं वो ज्यादा इसमें हेल्प कर सकते हैं कि वो देखें कि ये जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, लॉ करना तो हर बंदे का पैदाइशी हक है। जो बच्चा पाकिस्तान में लॉ करना चाहता है, कोई डिफेंस लॉ करना चाहता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, करना चाहिए। लेकिन बतौर वकील फील्ड में आने के लिए वो एक खास मिजाज की जरूरत है। हर आदमी वकील नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि हर लॉ ग्रेजुएट एक अच्छा वकील बन सकता है। अच्छे वकील वही होते हैं जो मार्केट में पहले 10% लोग होते हैं और सारे केस उनके पास हैं। इधर हमारे पंजाब में कई दफा हमने सर्वे करके देखा है, तहसील की सतह पे, हाई कोर्ट की सतह पे, इवन सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे आप देखें, बलूचिस्तान में आप देखें कि सारी की सारी जो सब्सटेंशियल लिटिगेशन है वो 10% वकला के पास होती है और 90% केस जो है वो 10% केस जो है वो 90% वकला में तकसीम होते हैं। तो ये जो सारे बहुत से वकला आते हैं इस फील्ड में इस जज्बे के साथ कि हमने कामयाब होना है, तो उनकी असल मंजिल तो ये है कि 10% में शामिल होने की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर, और जितनी जल्दी आप उन 10% में अपना मुकाम बनाने की कोशिश करते हैं आप कामयाब हो। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए आखिरी बात मैं जो कहूँगा वो ये होगी कि आप अपने सीनियर्स को बहुत एहतियात और गौर से अदालतों में बैठ के देखें। जब आप सुबह कोर्ट में आते हैं, जो नए वकला हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, उनका एक ही काम है कि वो जाके अदालत में देखें और जो लोग उनको अच्छे लग रहे हैं
कि वो अपना केस बहुत अच्छा पुट कर रहे हैं, उनकी हर चीज को अपने ज़हन में नक्श करने की कोशिश करें, क्योंकि यही तरीका है। जिस मुआशरे में आपके पास इस तरह के टूल्स सिखाने के अदारे नहीं हैं, जहाँ पे आपके पास इस तरह की सहूलत नहीं है जैसे कि यूरोप में है, तो फिर हमारे लिए यही बेहतर है कि हम अपने जो सीनियर हैं उनको देख के सीखने की कोशिश करें। अगली बात है कि आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है उसको बेहतर करें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ को बेहतर करने के लिए हम लोगों ने एक बहुत गलत एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मैंने खुद मेरे अंदर भी रही बहुत साल तक, कि हमें पता होना चाहिए कि कानून क्या है। ये बात नहीं है। अच्छे वकील के लिए जरूरी है उसे पता हो कानून कहाँ है। आप प्लीज हाफिज ना बने। कानून को हिफज करना कोई कमाल नहीं है। किसी भी अदालत में किसी भी लेवल पे कोई भी जज ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपसे कि आपको ज़बानी पता होगी क्या कानून है। वो कहेंगे किताब निकालें, उसको पढ़ें। आपको ये अब ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा कानून कहाँ पे है। अगर आप इस बात को समझ सकते हैं, आप तलाश कर सकते हैं, आपकी रिसर्च स्किल इम्प्रूव कर लें अपनी और अच्छी है, तो फिर आपके लिए उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लॉ है बेहतर हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि 3 बुनियादी किताबें हैं जिनको मैं समझता हूँ कि रोज़ पढ़ना चाहिए। जब मौका मिले उनको अपनी जेब में रखें, उनको अपने साथ रखें, जहाँ फ़ारिग हों उनको देखें। सीपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और उसके बाद आपका कानून शहादत है। जो अच्छा वकील बनने का सफ़र शुरू करता है उसका ज़ादेरा ये 3 बेसिक कवानीन। और जब आप इन तीनों किताबों को बार-बार पढ़ेंगे तो बाकी किताबें सारी कहती हैं। आपने बाकी चीज़ें जो देखनी है वो बाद में। पहले आपको ये बुनियादी इल्म हासिल होना चाहिए प्रोसीजर्स का। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने एक केस कैसे तैयार करना है। मैं आपके साथ एक बड़ी ज़ाहिर तो वो दिलचस्प लगेगी आपको, लतीफ़ा ही लगेगा, लेकिन मेरे लिए अंधोनाक बात थी कि मैंने एक प्री रेस्ट बेल में कोर्ट में अर्जेंट केस में मैंने वकील साहब को कहा हाई कोर्ट में कि आप अपने क्लाइंट को लेके आएँ ताकि मैं उसकी हाज़िरी लगा के उसकी इंटरिम बेल ले लूँ। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जज साहब वो तो जेल में है। तो मुझे सदमा हुआ कि वो दरमियान में कहीं पकड़ा गया बेचारा। तो मैंने कहा वो कब से जेल में है? उन्होंने कहा जी वो तो 1 साल हो गया जेल। मैंने कहा आपने जो बेल एप्लीकेशन मूव की है? कहते जी वो तो दरखास्त ज़मानत मैंने दी है उसकी ज़मानत के लिए। तो वो प्री रेस्ट बेल एप्लीकेशन, एक टाइपिस्ट से, कंप्यूटर वाले से जाके ये कहना बेल एप्लीकेशन बना दो, ये कितनी तकलीफ दे बात। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी चीज़ों के बारे में, और इसको नॉन सीरियस लेना, इससे तो कभी भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं हो सकती। जो अंडरस्टैंडिंग बल्कि है वो भी जाती रहेगी। तो आप खुद अपनी चीज़ों को ड्राफ्ट करना सीखिए। आपको पता होना चाहिए कौन से कानून के तहत दरखास्त देना है। उसके लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, उनको आप देखें। बहुत से हमारे यंग वकला को पता भी नहीं है कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स जो हैं, वो बाकायदा गेट थ्रू गाइड है एक अच्छा वकील बनने का। अगर आप उनको पढ़ लें, अपनी अपने दिलचस्पी के शोबे में सारे वॉल्यूम्स हैं उसके डिफरेंट, तो वो आपके लिए बड़ी आसानी पैदा हो सकती है। और उसके अलावा जो आपके ओरल एडवोकेसी का और प्रेजेंटेशन स्किल्स की एक ही बात है सारी जो हो गई हमारी। और ये जो आप ये लफ्ज़ लिटिगेटर ये ठिकाना साहब ने इसमें शामिल कर दिया है। लिटिगेटर बुनियादी तौर पे ये एक अमेरिकन टर्म है जो वहाँ से मुस्ताद हुई है हम लोगों ने। इसका मतलब ये है कि एक वकील जो अलग से ये तक सारी वकालत करता है, वहाँ पे लोग इन्वेस्टिगेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो बाकी जो वकील हैं सबका अपना अपना एक लिमिटेड स्फीयर होता है, लेकिन जिसको लिटिगेटर कहते हैं वो अपने इन्वेस्टिगेशन से लेके अपील तक वो सारे मामलात को आगे चलाने की सलाहियत रखता है। लिटिगेशन स्किल्स के बारे में जो आपने कम्युनिकेशन अगर सीख ली, आपको पता चल गया आपने अपनी बात कैसे करनी है कोर्ट में। देखिए, तो दुनियादारी में भी आप देख रहे हैं कि अगर आपके 2 बच्चे आपस में लड़ पड़े, तो जो बच्चा अपने वालिद या वालिदा के सामने अपना केस अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है, माँ बाप भी समझते हैं ये सही कह रहा है, भले वो गलती हो। तो ये जो स्किल है आपकी कि आप अपनी बात को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं,
एक ही बात को करने के बहुत से तरीके हैं। आपके अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी वकालत की ज़िंदगी में। वकील लफ्ज़ों के चुनाव में तो उसको बहुत ही एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पे अदालत में, क्योंकि आप को सिर्फ़ सुनने के लिए लोग खड़े नहीं हैं वहाँ। वहाँ लोग आपके ऑडियंस नहीं हैं, वहाँ लोग आपके अपोनेंट्स हैं। वहाँ आपने जज साहब को भी ये समझ के बैठना है कि उन्होंने आपसे सवाल करने हैं, उन्होंने आपकी कोई बात एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर लेनी कि आपने जो कह दिया वो काफ़ी है। और दूसरा, आपके जो मुखालिफ वकील हैं वो भी आपको बहुत गौर से सुन रहे हैं। एक बहुत मज़े की बात मैं आपको बताऊँगा, और एक अच्छे वकील बन जाते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत से क्लाइंट वो आए हैं आपके पास जो अपने रिश्तेदारों के साथ आपके उनके मुखालिफ वकील होते थे। उन्होंने आपको अदालत में बोलते हुए देखा, उन्होंने आपकी बात सुनी, उनको बहुत अच्छा लगा कि ये वकील साहब भले हमारे खिलाफ हैं, लेकिन ये हैं बड़े ज़बरदस्त। तो ये सारी आपकी जो कम्युनिकेशन की स्किल है, वो आपको एक मुमताज़ करती है बाकी लोगों से कि आप कितनी बेहतर तरीके से अपनी बात करते हैं। तो उसका आपकी बात का पर्सुएसिव होना, आपकी जो जज साहब के साथ जो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल है, ये बड़ी मटेरियल बात है। अगर आप किसी बात को उस तरह से करें कि लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस बात को करने का। अदालत में तो ऐसी कोई बात करने का कोई मकसद ही नहीं है। अदालत में तो आपने जो बात करनी है वो अपने हाईएस्ट कॉन्फिडेंस के साथ करनी है, और कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आपको अपनी बात पे कमांड होती है। अगर आपको अपनी बात पे कमांड होगी तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। ये आपकी कमांड ही आपको कॉन्फिडेंस देती है, और कमांड कैसे आनी है? वो केस रात को तैयार होता है, वो दिन को नहीं होता, वो अदालत में नहीं होता। वो रात पूरी लग जाती है, कई-कई रातें लग जाती हैं वकील साहबान की, और फिर उनको पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से अपनी कॉन्फिडेंस का लेवल मेंटेन किया है। आप कभी ट्रायल लॉयर्स को देखें काम करते हुए, किस तरह से वो सवाल तलाश करने पड़ते हैं कि वो किसी गवाह से पूछा जाए तो उसका हाँ या ना में जवाब दे तो वकील साहब को बेनिफिट हो उसका। तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, इसको बेहतर करने के लिए आपको अपने आप को इक्विप करना पड़ता है, अपने आप को मुसल्लह करना पड़ता है। अगर आप खुदा ना खास्ता सर्दी में बाहर जाना निकलना पड़ जाता है क्वेटा में आपको, तो जो घर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपके गर्म कपड़ों से शुरू होता है। अगर आप घर से गर्म कपड़े ही नहीं पहन के जाएँगे, तो वो आपको वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि आप बर्फबारी में भी बाहर घूम सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो ये अपनी तैयारी जो है उसको बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और ये जो मैंने पहले बात कर दी थी, इसकी एविडेंस को दूर देखिए, रूल्स ऑफ एविडेंस देखने चाहिए, इसमें जो जिरा की स्किल है वो सीखनी चाहिए। और ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की बात है, उसका मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने ब्रीफ को और आपने अपनी बात को किस तरह से कंसोलिडेट करना, कि आपने अपने केस को अदालत में लेके जाना है तो आपके हाथ में एक छोटा सा पेज है और उससे आपने पूरे का पूरा केस अपना कम्युनिकेट कर देना। इसके अलावा कि आप इसको पढ़ रहे हैं, आप इसको देख लीजिए, ये सारी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए है जो पहले मैंने अर्ज की है कि आप अपने आप को मैंने जो कहा कि आपका जो रवैया है अदालत में वो अगर अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बेहतर होगा। एक बड़ी मजे की बात जो मेरी अदालत में मैंने खुद महसूस किया, और मैं लोगों से बरबला कह देता होता था अदालत में, कि आपका जो एटीट्यूड है और आपका जो जज के साथ और अपने मुखालिफ वकील साहब के साथ या लॉ ऑफिसर के साथ एटीट्यूड है, वो आपको 33% मार्क्स तो वैसे मिल जाते हैं। केस विन करने के लिए आपको चाहिए होते हैं 51% आर्गुमेंट, तो आप विन कर जाते हैं। अगर घर से ही 33% लेके आपने शुरू किया केस, तो आप देख लें कि फिर आपको चाहिए क्या, सिर्फ 17%। तो आपकी मेहनत कितनी बच गई उसमें। और अगर आपका वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है जज साहब के साथ, या आपका झगड़ा शुरू हो जाता है मुखालिफ वकील साहब के साथ, तो ये सारी बात आपके एक पर्सनैलिटी को नेगेटिवली पोर्ट्रे होती है। उससे उससे आपका भी नुकसान होता है, पर्सनैलिटी का लॉस है। उसमें आपके बारे में एक इम्प्रेशन जज का बन जाता है कि ये एक झगड़ालू किस्म के वकील साहब हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये भी मेरे साथ लड़ पड़ेगी इसकी बात। तो बेहतर ये है कि आप अपने जज के साथ एक कंफर्ट लेवल कायम करें। आपको पता होना चाहिए कि जज साहब मेरी बात सुन रहे हैं, और अगर आपको किसी वक़्त ये लगे कि जज साहब मेरी बात नहीं सुन रहे,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने वहां से हार मान लेनी है कि जैसा मेरी बात नहीं सुन रहे। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उस तरह से जैसा आपकी बात नहीं सुन रहे। आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, 100 पैंतरे बदलते हैं आप दोस्ती करने के लिए। आप अपनी जिंदगी में 100 हीले इख्तियार करते हैं कि मैं इसको किस तरह अपना अच्छा दोस्त बना सकता हूँ। तो वो सारे तरीके जो हैं वो आपको सीखने चाहिए कि अदालत में भी जज के साथ आप कंफर्ट लेवल किस तरह करते हैं। और उसमें ये जो जज साहब को वो माई लॉर्ड कहना और बहुत भारी भरकम लफ्जों में अदालत में खड़े होकर बात करना ये जरूरी नहीं होता। जितनी सादा और आसान फहम बात आप कर सकते हैं, जैसे आपको आप सर कह के मुखातिब कीजिए ताकि वो आपकी बात को गौर से सुने। कोई जरूरी नहीं होता कि आप वहां पे बहुत फ्लावरी अंग्रेजी बोलेंगे तो आपकी बात की जज साहब को समझ आएगी। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जज साहब के लेवल पे बात करें जाके। आप अपने सीनियर्स को देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे होते हैं अंग्रेजी में करते हैं, हाई कोर्ट में करते हैं, लेकिन जब सिविल जज साहब की अदालत में जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये सिविल जज साहब हैं, क्या ये मेरी सारी अंग्रेजी को समझते हैं, क्या इनके साथ जो मेरा कम्युनिकेशन का वो सिस्टम है वो काम करेगा उसी लेवल का जो सुप्रीम कोर्ट का है। तो फौरी तौर पे आप अपनी जो लेवल है उसको अपनी जज की सतह पे लेके आते हैं और आपको लाना चाहिए अगर आपने अपनी बात समझानी है। मकसद तो सिर्फ यही है कि आपने अपनी बात समझानी। जी नेक्स्ट पेज। और उसके अलावा जो आप अपने जो अदालत में जो जब जज साहब बात सुन रहे होते हैं तो मैंने देखा अक्सर के बहुत से वकला वो सवाल ही सुनने के लिए तैयार नहीं होते जो जज साहब पूछ रहे होते। देखिए अगर मेरे ज़हन में बतौर जज एक सवाल पैदा होता है और मैं एक वकील साहब से पूछता हूँ और वो उसको अवॉइड करते हैं तो उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये है, मेरा अपनी जो ह्यूमन फैकल्टी है वो मुझे बताती है कि इसका जवाब इनके पास है नहीं या इसका जवाब इनके खिलाफ है। वो आप कानून शहादत में एक आर्टिकल है 129 जी, उसमें अगर आप वो 129 में प्रिजम्पशन होती है कि अगर आप एक बात का जवाब एक एविडेंस आपके पास है आप उसको होल्ड कर रहे हैं नहीं पेश कर रहे तो जज बड़ी वैलिडली ये समझ सकता है कि अगर वो पेश आप करते हैं तो आपके खिलाफ। तो जज की सवाल का जवाब देना चाहिए। बाज़ औक़ात आपको लगता है कोर्ट में खड़े होके कि ये जज साहब का सवाल मेरा केस लूज़ करने का बायस बनेगा जवाब इसका, तो हो जाए। आप उस बात का जो जवाब आपको बेहतर नज़र आता है वो दें। तो उससे मुझे लगता है कि आपको एक कम से कम मरहला आपका तय होता है कि जज के साथ आपका डायलॉग शुरू। जो लोग सिर्फ डिलीवरी करके कोर्ट में आ जाते हैं वो कभी भी उस तरह से मैं नहीं समझता कि उनका ब्रीफ जो है वो कामयाब हो सकता है। आपने वहाँ पे कुछ सरमन दे के नहीं पादरी साहब की तरह, ना ही आपने वहाँ पे कुछ तकरीर करके आनी है। आपने तो जज साहब को अपनी बात समझानी। और एक बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसे जज नहीं होते कि जो बात को समझने के लिए तैयार ही ना हो। असल तो तरीके की बात है कि आपने कैसे समझाना है। अगर आप अपनी बात को समझाने के मुख्तलिफ तरीके सीख लें और देखें कि सीनियर्स किस तरह से एक जज साहब को जो बिल्कुल उनके मुखालिफ जा रहे थे उन्होंने कैसे उनको तब्दील किया, किस तरह से उन्होंने पैंतरा तब्दील किया, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए कि आप अपनी जो एक बात जो दूसरी है वो ये भी कि आप अपने जो लोग हैं अदालत में, एक तो जज साहब हैं। बहुत से वकील ये समझते हैं हमारे दोस्त और बच्चे की अदालत जो है वो जज साहब पे मुश्तमिल है और जज साहब को हमने सर कह दिया, माय लॉर्ड कह दिया तो ये बात काफ़ी है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अदालत में खड़ा हर आदमी, अदालत का हर एहलकार, अदालत में लॉ ऑफिसर, अदालत का कोर्ट एसोसिएट, अदालत का सेक्रेटरी, पीए, ये सारे लोग अदालत का हिस्सा हैं। तो ये जो आपका एक अच्छा रवैया है ये सिर्फ जज साहब के लिए नहीं चाहिए। ये बेकार की बात है मैं और मेरा बेटा आपको मिलें और आप मेरी बहुत इज्जत करें और मेरे बेटे के बारे में आपका रवैया दुरुस्त ना हो तो कोई फायदा नहीं है आपका मेरी इज्जत करने का। मैं कभी भी आपको वो मुकाम नहीं दूंगा अपनी नज़र में कि आप एक अच्छे आदमी हैं, कि आप मेरे बच्चे को जो बिल्कुल उसका कोई फॉल्ट नहीं है, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है और आप उसकी बेइज्जती किए जा रहे हैं। तो अदालत के अंदर का जो माहौल है वो सारे लोग मिल के बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है नए वकला को कि
लड़ के हम किसी से अपने मुखालिफ वकील साहब पे अपनी साउंड की बुनियाद पे अपने हाथों के इशारों से हावी होके शायद अपने क्लाइंट को खुश कर लेंगे। हो सकता है क्लाइंट खुश हो जाए, लेकिन क्लाइंट की खुशी तो आपके रिजल्ट में है, और वो रिजल्ट जो है वो कोर्ट के हाथ में है। आपको बिल्कुल हर वक्त अदालत में ये समझना चाहिए कि आपको बहुत सी आंखें देख रही हैं, और वो सारी आंखें जो हैं वो रेलेवेंट हैं आपके और आपके क्लाइंट के उस केस के हवाले से। अगर आप ये समझते हैं कि मैं कोई ऐसी बात जज साहब के अंदर बैठे हुए हैं चैम्बर में, मैं कोर्ट में कर रहा हूँ और ऐसी न्यूज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो सारी की सारी बातें जज साहब को उधर जाके भी बताते हैं। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कंपोज़ रखने की कोशिश करनी चाहिए, और अपने जो रवैया है उसको इस तरह से पेश करना चाहिए कोर्ट में कि लगे कि आप सारे के सारे मुकम्मल वकील हैं, और एक मुकम्मल पर्सनैलिटी जो है एक वकील की वो लेके आए हुए हैं। ये बिल्कुल नहीं होता कि आपका जब केस कॉल हुआ और आप खड़े हुए और आपने अपनी बात करनी शुरू कर दी, नहीं ऐसा नहीं है। आप कोर्ट में बैठे हुए हैं, कुछ मैंने यंग लॉयर्स को देखता था कि जो कोर्ट में बैठे हुए हैं, घर के मुतालिया हैं, अपनी फाइल को गौर से देख रहे हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। एक अच्छा इंप्रेशन बनता है जज का कि एक वकील साहब जो हैं वो अदालत में किसी वकील की मदद कर रहे हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत बात होती है। किसी को उठ के किताब पकड़ा देना, किसी सीनियर का ब्रीफ खुदा ना खास्ता गिरने लगा है, तो कोई यंग लॉयर आगे आके जब उनका ब्रीफ संभाल लेता है, थाम लेता है, या उनका हाथ पकड़ के उनको बिठा देता है, तो इन सारी चीज़ों का एक इम्पैक्ट है। ये मैं कहता हूँ कि पर्सनैलिटी जो है वकील की, उसकी इम्प्रूवमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट है, और आपको हर वक़्त एक अच्छा वकील बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। जो आप अपने वालिदैन से कहें, आप अपने सीनियर से कहें, आप खुद जब अल्लाह के सामने अपने लिए दुआ माँगे, तो अच्छा इंसान बनने की दुआ माँगे। मेरा ये यकीन और ईमान है पूरा, अब मैं 63 साल मेरे हुए हैं उम्र के, और 42 साल मैंने इस शोबे में गुज़ारे हैं, कि अगर बंदा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे, तो अच्छा वकील खुद ब खुद बन जाए। ये हो नहीं सकता कि कोई इंसान तो अच्छा ना हो, लेकिन वकील बड़ा अच्छा हो। ऐसे अच्छे वकील हमें नहीं चाहिए, ना हमें ऐसे अच्छे जज चाहिए जो अच्छे इंसान ना हो। और एक चीज़ लास्ट में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब कभी आपको ये सोचना हो कि मैं कैसा वकील बनूँ, मैं नहीं बता रहा, कलारौन साहब भी नहीं बता रहे, खटाना साहब भी नहीं बता रहे, आपके सीनियर भी नहीं बता रहे। तो उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है कि आप एक लम्हे के लिए ये सोच लें कि आपको क्वेटा शहर में एक बहुत अच्छे वकील साहब की ज़रूरत है। आपका पर्सनल केस है, आपकी ज़ात का मामला है, आपके भाई का केस है, वालिद साहब का केस है, तो आपको किस तरह का वकील चाहिए? आप आपस में भी डिस्कस करके देख लें, आपको उसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो ढूँढेंगे, पहली वो ये कि वो काबिल हो। वो काबिलियत क्या है कि वो आपकी बात को समझ सके। वो आपको कन्विंस कर ले कि आपकी बात की मुझे समझ आ गई, आपका केस मैं समझ गया। इसके लिए कोई फीस नहीं है हमारे मुल्क में अभी तक। अभी कंसल्टेंसी का वो लेवल नहीं आया, आप पहले फीस दें फिर बात करें। बेशुमार लोग आते हैं कोर्ट्स में, अपनी-अपनी बातें डिस्कस करते हैं और तलाश करते हैं उसमें उस बेवकील को जो उनकी बात को जल्दी समझ ले। दूसरी बात जो आप किसी वकील में देखते हैं वो ये है कि वो पंक्चुअल हो। आप नोट करते हैं कि ये वकील साहब 11-12 बजे तो आ रहे हैं घूमते-झामते केस पे। ये मैं इनको केस दे के क्या करूँगा? ढूँढता फिरूँगा जब कोर्ट पे केस ना हो। तो पंक्चुअलिटी आप वकील में देखेंगे तो आप उसको अपना केस देंगे। और एक बात जो बहुत यहाँ पे कंट्रोवर्शियल हो गई है अब, तकलीफ़देह बात है कि सबसे ज़्यादा आपकी जो ख्वाहिश है वकील को पूरा करते हुए वो ये है कि ये ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। अगर हर आदमी ये चाहता है कि मेरा वकील ईमानदार हो, तो फिर वो वकला साहबान जो लोगों को इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो सारी ईमानदारी पे मबनी नहीं होती, तो उनका मुकाम कोई नहीं है वहाँ पे। लोग उनको वकील करने नहीं आते। 2 तरह के केस हैं कोर्ट्स में, आप याद रखिए। एक वो है कि लोग आते हैं और अपना बस सरसरी सा मामला है, कोर्ट में खड़े-खड़े थोड़ी-सी पैसे दिए, अपने को दरख्वास्त लिखवा ली, कोई काम करा लिया, छोटी-सी तारीख भुगता के चले गए। जो लोगों के संजीदा मामलात हैं, जो लोगों की ज़िंदगी-मौत के मामलात हैं, जो लोगों की बेटियों के निकाह के मामलात हैं, जो ख़वातीन की अपनी ज़िंदगी के बारे में मामलात हैं, लोगों का पैसों के बारे में मामलात हैं, उसमें बहुत ही संजीदा वकील की ज़रूरत है। लोग बहुत गौर से देखते हैं। मैं तो समझता हूँ कि वकील वो और जज
दोनों कैमरों के सामने बैठे होते हैं हर वक्त, हर आदमी दो अपनी आंखों से उनको और देख रहा होता है, और ये ऐसे कैमरे हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं अंदर ही अंदर, और उसका रिजल्ट आपको मिलता है अच्छा या बुरा, वकील का एटीट्यूड, वकील का रवैया, ये सारी चीजें। जी, और मेरा ख्याल है सारी बातें इसमें कवर हो गई हैं जो प्रेजेंटेशन में है। मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, आपसे मैंने इतनी बातें शेयर की, और चूंकि मैंने इस दश्त की स्याही में कुछ वक्त गुजारा है, जो मेरे यंग लॉयर्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं उनके साथ अपने दिल की कोई बातें कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। सर कुछ सवाल हैं यंग लॉयर्स करना चाहते हैं सर? जी प्लीज, करियर के हवाले से बिल्कुल बात करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल ये है कि अक्सर औकात कोर्ट्स में हम ये देखते हैं कि जजेस बाइस्ड हो जाते हैं और वो न्यूट्रल होकर प्रोसीड नहीं कर रहे होते। उस सूरत में क्या हमें इस बात को इग्नोर करना चाहिए या हमें उनसे फाइट करना चाहिए? बेटा ये जो फाइट का लफ्ज है, ये तो मैं कहूँगा कि इसको तो कैंसिल ही कर दो अपनी डिक्शनरी में अगर वकालत करनी है। फाइट से तो आप कभी भी अपने क्लाइंट का फायदा नहीं हो सकता आपका, क्योंकि ये जो आपका ख्याल है कि जज का जो बायस है, ये भी एक रिलेटिव टर्म है। हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमारा ब्रीफ जो है हर आदमी का, ये एक बड़ी मजेदार बात मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हर आदमी को अपने ब्रीफ से अफेयर हो जाता है। जब एक आदमी यकतरफा आके अपनी बात को करता रहता है, वकील से करता रहता है और साथ फीस भी अदा करता है, तो वो लगता है कि ये सारा सच है। और जब जज साहब कोई सवाल पैदा उठाते हैं आपके सामने उस केस के हवाले से, तो ये लगता है कि ये मेरी बात नहीं सुन रहे, ये मेरा जो सच है इसको मुकम्मल सच नहीं मान रहे। जज के पास 3 डायमेंशन होते हैं, एक आपकी बात है, एक मुखालिफ वकील की बात है, एक रियासत की तरफ से कोई अगर कोई बात है उसमें तो वो सामने आती है, और फिर फाइल होती है, फिर रिकॉर्ड होता है। तो सब लोगों की बात सुनने के बाद जो नतीजा निकलता है वो जरा मुख्तलिफ भी होता है। और बायस जो है वो भी बिल्कुल आपकी बात सही है। ये एक, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि जज साहब बहुत वाकई बायस्ड हैं, तो फिर आप अपने सीनियर से मशवरा करके उनसे केस अपना ट्रांसफर भी करा सकते हैं। लेकिन बायस को साबित करना और उसके बारे में कोई रिफ्लेक्ट करना एविडेंस, ये तो नहीं होता कि वो बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट आपने साबित करना होता है। लेकिन एपेलेट कोर्ट में जाके ये बताना कि जज साहब का बायस मुझे नजर आता है इस वजह से, तो बेशुमार केस रोज ट्रांसफर भी होते हैं। और इसके लिए आप अपने क्लाइंट को भी कह सकते हैं, वो दरखास्त दे सकता है, और अगर उसके पास कोई ऐसी एविडेंस हो बायस की, तो वो अपने एफिडेविट लगा सकता है। थैंक यू। सर ये जो अभी आजकल के जो यंग लॉयर हैं, पहले तो हम आपने जनाब ने शुरू में ये कहा कि पढ़ाई जो है ना अभी बहुत कम होती है, तो इसका जो है ना ये हल क्या है कि जो पहले हम डाइजेस्टों में पढ़े होते थे, मतलब मुख्तलिफ लॉ देखते थे, मुख्तलिफ आर्टिकल देखते थे, मुख्तलिफ सेक्शंस देखते थे, बहुत मतलब थ्योरी में जाते थे। तो आजकल जो है ना कंप्यूटराइज सिस्टम में जो है ना सिर्फ टाइटल चेंज कर दिया, ये किया वो किया, पिटीशन बना दी कि भाई इसका टाइटल चेंज करना, ये करना वो करना, बस ये मतलब एक मुख्तसर इसका जो है ना क्या हाल, इस साल आज का हाल क्या निकालना चाहिए? बेटा ये जो आपका कंप्यूटर है, ये बुनियादी तौर पे तो टूल है आपका। कंप्यूटर तो एक टूल है जिसकी मदद से आप अपनी वकालत को आसान कर सकते हैं। कंप्यूटर आपको एक अच्छा वकील नहीं बना सकता, ना ही कंप्यूटर आपकी पिटीशन अच्छी बना सकता। वो जो एक बंदा वहां पे कोर्ट में बैठा हुआ है, एक रिटायर्ड स्टेनोग्राफर या कोई जैसा का प्राइवेट सेक्रेटरी रिटायर होके, और वो आपके केस बना के दे रहा है, ये केस उसको नहीं बनाना चाहिए। बेटा केस खुद देखना चाहिए आपको, केस आपका है क्या। केस चैम्बर में बनता है, केस चैम्बर में विन होता है बाकायदा। ये बिल्कुल नहीं होता कि आप पहले एक केस के बारे में एक इंप्रेशन आपका, ये जो पढ़ाई की बात आपने की है, तो कंप्यूटर में आपको ये सहूलत हो गई है कि बेशुमार किताबें खरीदने की बजाय आप कंप्यूटर से डाउनलोड कर लेते हैं। आपको वहां से बहुत सा मवाद मिल जाता है, सारी टेक्स्ट बुक मिल जाती है। अगर कभी आप पंजाब तशरीफ लाएं तो मैं आपको अपना मेजर एक्ट बताना चाहूंगा जो मैंने प्रैक्टिस के शुरू में बनाया था। उसमें कुछ 400 से ज्यादा वो चिटें लगी हुई हैं जो अमेंडमेंट्स की हैं। तो ये सहूलतें अब आप बच्चों को हासिल हैं, यंग लॉयर्स को ये सहूलत है, लेटेस्ट लॉ उनको मिल जाता है, लॉ साइट्स हैं। लेकिन
कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम जो ओरिजिनल लॉ है उसकी तरफ रिज्यू करें, वो चाहे कंप्यूटर से करें चाहे किताब से करें, लाइब्रेरी से करें। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, जिसने पढ़ना नहीं है उसने वकील नहीं बनना। जिसको किताब अच्छी नहीं लगती वो उसके लिए मेहरबानी करके उसको इस प्रोफेशन से चले जाना चाहिए। किताब से इश्क करना पड़ेगा आपको। इसका नुकसान भी होता है कि बाकी किताबें आपसे छूट जाती, सिर्फ ला ही ला रह जाता है और आपने वो सारी ला की किताबें ही पढ़नी होती है एक लंबा अरसा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन था कि हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स, लाइक बहुत सारे हमें सीनियर्स ये चीज़ गाइड नहीं करते हैं कि किस तरह से क्लाइंट से डील करना है, किस तरह से उसको गाइड करना है, क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए इसका। थैंक यू। खटान साहब कह रहे हैं कि हम इस सवाल के जवाब में आपको एक प्रेजेंटेशन पूरी भेजेंगे, आप उसको भी देख लें, लेकिन मैं आपको अपना जवाब जो है, आपको आवाज आ रही मेरी? यस सर। जी बेटा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो क्लाइंट है ये बहुत जालिम और खुदगर्ज इंसान होता है। इसके बारे में ये इंप्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो आपके पास आया आपके दफ्तर में तो आपका दोस्त। वो बहुत ही बेचारा खुदगर्ज आदमी है और उसकी ये खुदगर्जी बड़ी जेन्युइन है। उसने आपको केस देने नहीं आया, पहली बात तो यहाँ से शुरू करो आप। वो आपका इंटरव्यू लेने आया, वो आपका एक वाइवा लेने आया है, वो आपको देखने आया है कि आप उसके केस के बारे में क्या कहते हैं। तो बेहतर ये है कि नए वकील सारे अपने क्लाइंट की बात को सुने, नोट्स लें और उसको कहें कि वो कल तशरीफ लें और अपना केस अच्छी तरह से पढ़ के अपना उसका सारा रेलेवेंट लॉ देख के अपने सीनियर्स के साथ मशवरा करके अगले दिन जब उसके साथ आप बात करेंगे तो उसको ये यकीन हो जाएगा कि आपने उसकी बात समझ ली। वरना इस तरह टमकड़ियां मारने से वो आपके मुकाबले में 50 साल सीनियर वकील से मिल के आया आपके चैम्बर में, उसको फीस नहीं पसंद आई सीनियर की, वो डर गया फीस सुन के, वरना उसने कोयटा के सबसे अच्छे वकील साहब के पास जाना, आपके पास नहीं आना किसी। वो बहुत ये सारा लेवल्स जो हैं हमारे के पूरे डेवलप होते हैं। लेकिन ये वही वकील जो मैंने कहा 10% में आते हैं जो इस मेथड से क्लाइंट को डील करते हैं। क्लाइंट को डील करने के लिए आपको उसकी बात को सुन के उसके ऊपर पूरा थीसिस तैयार करना है, कोई आपको इसकी फीस नहीं मिलनी, ये आपका अपने एक्सपीरियंस में इजाफा होना है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ सब दोस्तों के लिए ये कि एक रजिस्टर अपनी वकालत के आगाज में बना लो, उसके ऊपर पेजेस लगाओ, 365 पेजेस के रजिस्टर होने चाहिए, एक या दो आपके पास। हर रोज एक नई बात सीख के उसमें आप लगा दें, लिख दें उसमें। एक बात मैं आपको यकीन से कहता हूँ, जज साहबान भी आपके पास बैठे हैं, सीनियर्स माशाल्लाह बहुत सीनियर लॉयर्स बैठे हैं आपके पास, 365 बुनियादी बातें अगर आपने एक साल में सीख ली तो आपकी आगे 65 साल की वकालत में उससे बहुत सी बातें बाहर से नहीं होंगी, 90% चीजें वही होंगी जो आपने 365 पहले सीख ली। तो वो चीजें आप रोज देखें, रोज पढ़ें, रोज ऐड करें। बाकी ये होता है कि जो चीजें आपने सीख ली हैं उनको फिर आप सारी जिंदगी पॉलिश करते हैं। आपने आज एक बात सीख ली कि मैंने बेल एप्लीकेशन कैसे देनी है, कौन सा लॉ है जो बेल एप्लीकेशन मुझे बताता है कि देनी है, सेक्शन कौन सा है, 497 में देनी है, 498 में देनी है, कैसे मैंने कोर्ट को जाकर इस मुद्दे को पैर निकाला, ये चीज आपने सीख ली है। अब ये सारी जिंदगी के लिए सीख लिया। अब ये नहीं है कि अब आपने इस बात को दोबारा सीखना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, किसी स्टेनोग्राफर से जाकर दरखास्त टाइप करवा ली तो सारी जिंदगी इसी लत में पड़े रहेंगे आप। तो क्लाइंट को हैंडल करने का तरीका ये है कि आप क्लाइंट की बात को सुने और क्लाइंट से टाइम लेके क्लाइंट को थोड़ा सा मौका दें कि वो जाए, आपको अकेला छोड़े और आप उसके बारे में इंटरनेट पे बैठ के अपने सीनियर्स के साथ बैठ के उसकी प्रपोजिशन को खंगाल के उससे इस तरह बात करें कॉन्फिडेंस के साथ कि उसको पता चल जाए कि वो जो बहुत ही सीनियर लोग जो बहुत महंगे वकला हैं उनके मुकाबले में यंग लेडी जो है इसने बहुत अच्छी बात की है और ये मेरा केस कर सकते। थैंक यू सर। मेरा पूछना ये कि दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए अच्छा सा वकील बनने के लिए? ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए था। दिन में 26 घंटे पढ़ना चाहिए।
और मेरे बच्चे जो अच्छा वकील है उसके लिए तो यही फार्मूला है। जब शुरू में आपके जो पहले 5 साल हैं कम से कम, बल्कि 10 साल, जिस तरह से लॉ में नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई किताबें आ रही हैं, नई डायमेंशंस आ रही हैं लॉ में, तो 26 घंटे पढ़ना चाहिए। अब आप सोच लो कि 24 घंटे के दिन में 26 घंटे कैसे पढ़ो। और अगर आपने ये बात पकड़ ली, इस फार्मूले को पकड़ लिया आपने, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको चंद ही दिनों के बाद अंदाजा हो जाएगा कि आप बाकी लोगों से पास हो। आप अपने बाकी दोस्त आपसे पूछा करेंगे, हम भी पूछते हैं सारे, ये बड़ा लायक है, ये बड़ा पढ़ता है, ये बड़ा पढ़ाकू है, हर वक्त मेजर एक्ट खोल के बैठा होता है, सीपीसी इसके सामने होती है, इससे पूछ के लेते। ये नहीं तरीका ठीक। पूछना बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो मैंने रजिस्टर कहा है उस पर लिख लें, ताकि आपके 365 थैंक यू सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि लॉ और सियासत ये एक दूसरे के लाजिम और मुलजिम है या नहीं? क्योंकि मैंने अपने 1.5 साल की प्रैक्टिस में ये चीज़ें बहुत नोट की हैं कि जो किसी पार्टी को ज़्यादा ज्वाइन करता है या सियासत में इंटरेस्ट रखता है तो उसका नाम बहुत जल्दी बन जाता है। तो प्लीज़ काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लाजिम और मुलजिम है या नहीं? बेटा बिल्कुल आपने बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। अब हुआ ये है कि हमारी अनफॉर्चुनेटली बार्स में जो इलेक्शंस हैं, इधर पंजाब में तो बड़े महंगे हो गए, करोड़ों में इलेक्शन होता है यहाँ पे, और लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स की हमायत से इलेक्शन लड़ते हैं। और जब बार में कोई बंदा सदर बन जाता है तो आम आदमी का इंप्रेशन होता है सदर साहब को वकील कर लो, सेक्रेटरी साहब को वकील कर लो। तो ये जो एक रुझान है ये बहुत आर्जी बात है। आप अपने सीनियर के साथ बैठ के आज अपने चाय के कप पे एक लिस्ट बनाइए कि कितने सेक्रेटरी, कितने नायब सदर, कितने सदूर जो अच्छे वकील नहीं थे, उन्होंने 1 साल बड़ा कामयाब गुजारा, लाखों करोड़ों की प्रैक्टिस की, और आज उनका क्या हाल है। आप पिछले 5 साल 10 साल मुड़ के देख लो, पूछ लो लोगों से। ये आर्जी बात है बेटा, जो कैरियर है उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप अपना अच्छा कैरियर बिल्ड कर लोगे, ये ओहदे, ये बार के सारे मामला चल के आपके पीछे आएंगे। ये कोई ऐसी मैं बात नहीं कर रहा कोई अफसानवी या गैर हकीकत पसंदाना। मैं खुद आपके सामने एक मिसाल हूँ कि मुझे पंजाब बार काउंसिल में अनअपोज मेंबर बना दिया लोगों ने। मैं प्रोफेशनल आदमी था, मैंने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं है इलेक्शन लड़ने का। उन्होंने कहा नहीं जी आपको बार काउंसिल में जाना चाहिए, तो उन्होंने अनअपोज बना दिया। हालांकि सारे लोग कहाँ मानते हैं किसी को अनअपोज लाने के लिए। जब आप प्रोफेशनली साउंड हो जाएंगे तो लोग इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद पॉलिटिक्स में भी ले आएंगे। हर अच्छे वकील को पाकिस्तान के लेवल पे, सूबाई सतह पे, मरकजी सतह पे लोग, पार्टियां ढूंढ लेती हैं, ढूंढती रहती हैं अच्छे वकील हमें मिल जाए, को अपने केस दें। लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को स्टैब्लिश करना जरूरी है। शुरू में तो पॉलिटिक्स का सोचो भी नहीं, आप हट जाओ इस सारी बात से और कोशिश करो कि अपने आप को पॉलिटिक्स से अबव रख के सिर्फ अपना कैरियर बिल्ड करो। ये जो ख्वाब है कि मैं अगर इस रास्ते से जाके कोई कामयाबी हासिल कर लूंगी, तो ये बहुत ही अधूरी बात है। इस तरह से आर्जी तौर पे कामयाबी हो जाएगी, लेकिन वो पढ़ाई के उबाल की तरह ही हो। 1 साल के बाद फिर कोई आपको पूछेगा नहीं, और लोग आपसे जब ब्रीफ वापस लेते हैं तो बहुत ही तकलीफ होती है। वो कहते हैं जब आप सेक्रेटरी नहीं रहे, अब अपना हमारा केस वापस कर दें, नए सेक्रेटरी साहब को देना है। तो ये इस तरह की भीड़ चाल में शामिल नहीं होना, ये गैर जरूरी और नेगेटिव बात है। पॉलिटिक्स से हट के अपना कैरियर बिल्ड करो, तो इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाब हो जाए। सर लास्ट क्वेश्चन जी प्लीज। सर एक क्वेश्चन था कि हमारे इसमें तो कोई शक नहीं कि यहाँ पे जैसे वकला के साथ होता है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग तो है कि किसका चेहरा पसंद है किसका नापसंद, मगर इनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी देखने में आया कि किसी केस में अगर ये फाइनल आर्गुमेंट्स करते हैं, बेल एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट्स करते हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है या जो जजमेंट्स उन्होंने रेफर की होती है, जब ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर की कॉपी ले लेते हैं, वो तमाम चीजें उसमें मौजूद नहीं होती। ना वो केस लॉ का जिक्र किया हुआ होता है जज साहब ने, ना जो उन्होंने जजमेंट रेफर की होती, ना उनका जिक्र, ना उसके किसी पैरे को रिप्रोड्यूस करके वो किया होता है। तो हमारे पास क्योंकि कोई सिस्टम भी नहीं है, इस हालात में फिर ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं बेचारे जो यंग लॉयर्स होते हैं कि भाई इन्होंने तो लिखा भी नहीं, आगे भी कोई ऐसे प्रॉपर फोरम नहीं कि जहां ये जाके अपनी शिकायत कर सकें। इस बारे में आपकी क्या राय होगी सर?
बेटा मैं बिल्कुल आपकी बात से बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूँ। ये एक बीमारी की सूरत है। इस तरह हम सारे लोग 22 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में और बीमार नहीं हैं, लेकिन बीमारियां बहुत हैं। इसी तरह से बार में भी कुछ लोग इस तरह की बीमारी का शिकार हैं, बेंच में भी हैं, लेकिन इसको हम एज ए रूल नहीं ले सकते। ये एक्सेप्शंस हैं, आते हैं लोग इस तरह के। बाज़ लोगों को चेहरों को देख के रिलीफ देते हैं, बाज़ लोगों को रिलीफ मिलता है। लेकिन वो जो मैं पहले बात कर रहा था अपनी बेटी से कि ये सारी आर्जी चीज़ें हैं। मैंने बहुत बड़े-बड़े जजों के बेटों को कुछ अरसा कामयाब और बाद में बुरी तरह फेल होते हुए देखा है। मैंने बहुत बड़े-बड़े वकला के दामादों को, भतीजों को एक वक़्त में बहुत अरूज उनका देखा है पंजाब में, जहाँ मैं उनको मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे। लेकिन बाद में मैंने उनको बहुत ख्वार होते हुए भी देखा। तो बेटा ये जो हमारा करियर है, ये तो कब्र तक है। ये महद से लहद तक वाली गेम है। इसमें आप पता करके देख लो, उनमें इस रास्ते से कोई नहीं आएगा। जो सही कामयाब वकला हैं, जो प्रोफेशनल वकील हैं, उनके बारे में आपको कभी नहीं पता चलेगा कि उन्होंने कोई इस तरह के रास्ते से अंदर दाखिल हुए। हाँ, ये भी एक एक्सेप्शन हो सकती है, कभी कोई बंदा दरमियान में कोई रास्ता भटक गया, लेकिन उसको फिर समझ आ गई और उसने अपने आप को संभाल लिया। तो अपनी कोशिश पॉजिटिव प्रैक्टिस की तरफ है। ये मैं बार-बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आज आपके वालिद साहब को किसी को वकील करना पड़े तो वो उसी को करेंगे जो उनको ऑनेस्ट लगेगा। पूछ लो उनसे जाके। अगर आप उनसे कहें कि मैं डिसऑनेस्ट बंदा वकील बना देता हूँ, वो कभी नहीं करेंगे। डिसऑनेस्ट वकील की कोई स्टैंडिंग नहीं होती। उसका एक आर्जी सा काम होता है कि उसने किसी डिसऑनेस्ट तरीके से, किसी चोर दरवाजे से अगर कोई रिलीफ ले दिया तो उसके लिए तो वकील होना ज़रूरी नहीं। वो तो जज का चपरासी भी ये काम कर सकता है। उसके लिए काला कोट पहनने की क्या जरूरत है? उसके लिए यूनिफॉर्म पहन के कोर्ट में जाके अपने आप को वकील कहने की क्या जरूरत है? आप कोई ऐसा बंदा तलाश कर ले जो उसका नायब कोर्ट हो, उसका चपरासी हो, उसका लीडर हो जज का, और इस तरह का कोई काली भेड़ है अगर आपके सामने, तो उसको हमें मिसाल नहीं बनानी चाहिए, बल्कि हमें डिस्करेज करना चाहिए। ऐसे लोगों को बाहर में डिस्करेज करना चाहिए। जब तक हम ये काम शुरू नहीं करेंगे बेटा, ये बातें इस तरह की होती रहेंगी और ये आने वाले यंग लॉयर्स जो हैं वो इसके बारे में ये सवाल करते रहेंगे और ये हमारी शर्मिंदगी का बायस है ये सारे सवाल। मेरे इस प्रोफेशन में इस तरह के लोगों की सच्ची बात है कोई गुंजाइश थी नहीं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था और ना ही हमें सोचना भी चाहिए। लेकिन अब चूंकि कुछ इस तरह की मिसालें सामने आई हैं और बार्स के इलेक्शंस ने कुछ माहौल खराब किया है, तो आप लोगों को चाहिए ये कि ऐसे लोगों को इस तरह के नेगेटिव एलिमेंट्स को डिस्कस करें और कोशिश करके अपने कैरियर को और अपने प्रोफेशन को उस लेवल पे लेके जाएं जिस लेवल पे जाके आप फख्र महसूस करें। लोग फख्र से आपको, अब देखिए बैंक वाले आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देते, कई लोग आपको मकान किराए पे नहीं देते, दफ्तर नहीं देते। ये क्या बात है भला? ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। लोगों को तो बड़ा महफूज समझना चाहिए कि ये लॉ नोइंग आदमी है, कानून समझता है, ये हर महीने मुझे अपनी डेट से पहले किराया दे देगा, ये मेरे सारे मामलात बड़े अच्छे इसके साथ डीलिंग होगी। अपोजिट हो रहा है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा खुद ही सोचना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपके सवालों का शुक्रिया। सर बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन रहा आपके साथ सर, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सर एक आखिरी बात जो बहुत अहम है मेरे ख्याल से, यंग लॉयर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके हवाले से, सर आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है हमारे यंग लॉयर्स के लिए। सर काइंडली ये बता दें कि फीस सर कैसे तय की जाए, किस तरह से तय की जाए और रिकवरी किस तरह से की जाए। सर ये कहा कि बहुत बड़ा आर्ट है सर, काइंडली इस पे थोड़ा सा अगर हमें। मेरे बच्चे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी केमिस्ट की दुकान पे गए हो अपने बच्चे की दवाई लेने के लिए, पेरेंट्स की दवाई लेने के लिए, अगर आपको ये यकीन हो कि इस दवा से मेरे बच्चे ने ठीक होना है, कभी प्राइस पूछिए किसी ने केमिस्ट शॉप पे जाकर, सोचा है कभी आपने? सिर्फ ये यकीन दिला दो अपने क्लाइंट को, वो बेचारा अपनी जमीन बेच के भी आपको फीस दे दे, वो अपना गुर्दा बेच के भी आपको फीस दे दे। फीस देने वाला जो है वो तैयार बैठा है देने के लिए, तो किसको फीस दे? जिसको उसकी बात ही नहीं समझ आई, जिसको जज साहब ने पहला सवाल पूछ के ही आउट कर दिया, जिसने प्री रेस्ट बेल की बजाय पोस्ट रेस्ट बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी, ऐसे लोगों को फीसें दे के लोग बेचारे डर गए। इस वजह से ये इस तरह का एनवायरनमेंट बना हुआ है। लेकिन आज भी आप देख लो, आपके सामने, आपके शहर में लोग मुंह मांगी फीस दे के वो एंगेज होते हैं।
अच्छे नेक नाम मुखला हैं, बड़े नाम बड़े कैसे बन गए, यहीं से शुरू किया था उन्होंने। आज 42 साल के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था दावा क्या होता है, जवाब दावा क्या होता है लॉ कॉलेज से निकलना, मुझे नहीं पता था फर्द तालिका क्या होती है, मुझे नहीं पता था नोटिस उनकी तलब और नोटिस में क्या फर्क होता है, यही नहीं पता था वारंट किसका जारी होता है और समन किसका जारी होता है, नहीं पता था मुझे। ये सारी बातें हर रोज सीखना पड़ती हैं। आप रजिस्टर में रोज लिखते जाओ, 365 जिस दिन पूरे हो गए फीस आपको बरसना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ सेशन करते हुए। अली, सेकंड सेशन। जी सेकंड सेशन बिगिन करते हैं। पहले हमारे साथ टीम में हम आपको टीम से इंटरव्यू करवा देते हैं। जी काफी सब आवाज आ रही है आपको? हमारी जी जी आवाज आ रही है जी। ये मेरे राइट साइड पे जफर खान वाली साहब सेशन का आगाज हम से करेंगे। ये मेरे उस्ताद ने, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी दिलचस्प बात ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जफर कानूरी साहब से मैंने मीडिएशन पे सीखा है। ये हमारे पास माशाल्लाह एक अथॉरिटी है मीडिएशन सिखाने में और मीडिएशन को इंट्रोड्यूस करने में। मेरे साथ राइट साइड पे है मिस कुतुबुलैन, उनके साथ है अल्तमश सईद, इधर मेरे साथ है निफल और बिल्कुल उसके साथ है अरहम। अब हम एक छोटी सी वीडियो प्ले करेंगे जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि पिछले 2 सालों से हम जो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं ये किस तरीके से हमने शुरू की, और इसके अंदर बिल्कुल 1 मिनट में आपको हमने पूरे 2 साल समा दिए ताकि आप देख सके कि जो हम मेहनत कर रहे हैं 2 साल से वो क्या है। और उसके बिल्कुल बाद बगैर ब्रेक लिए हम जफर खान वाली साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस सेशन का आगाज करें। तो हमें ये वीडियो चलाने का सिर्फ मौका दें। तो वीडियो चल रही है। जी ये मेरे साथ जी अली जी ये मेरे साथ जफर कालानौरी साहब आगे हम इनकी प्रेजेंटेशन सिर्फ चला दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरी आवाज पहुंच रही? जी जी सर पहुंच रही है सर माइक से थोड़ा सा मैं आज आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म शेयर करने वाला हूँ। ये इनकलाबी दौर है। आपको याद होगा कि किसी जमाने में एक डिब्बे के अंदर हम पानी का एक गिलास रखा करते थे और वो
इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को गर्म किए बगैर पानी को गर्म करते हैं, आज जिसको हम माइक्रोवेव ओवन के नाम से जानते हैं, हर घर के अंदर वो मौजूद है। और ये मोबाइल फोन जिसके जरिए से अब हम दुनिया भर में बिल्कुल उसी टाइम फ्रेम में उसी वक्त लोगों से बात कर सकते हैं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कल तक के लिए ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात थी और हैरत अंगेज बात थी। आज की ये एक हकीकत है और हर जेब के अंदर एक मोबाइल फोन पड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह लिटिगेशन की दुनिया के अंदर और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बिल्कुल एक इनकलाब बर्पा हो चुका है। इसको हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं, यानी अदालत से बाहर तस्वीर का एक निजाम जो है वो हो चुका है। ये मेरी एक प्रेजेंटेशन आपके सामने है, मैं लेके चल रहा हूँ। आप देखें कि ये पहले मैं ग्राफ आपको शो कर रहा हूँ जिसके अंदर आप देखें हमारे मुल्क के अंदर अदालतें हर तरह की हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स, हर सूबे के अंदर एक हाई कोर्ट है, उसके नीचे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है, वी हैव मैजिस्ट्रेट, वी हैव सिविल जजेस। लेकिन इन एडिशन टू दैट वी हैव कोर्ट्स स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस। देखें कि मुख्तलिफ लॉ मिनिस्ट्री के अंदर ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स बने हुए हैं, कौन सा जुडिशियल ड्यूटी कई परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास वफाकी मुहतसिब हैं, इस तरह सूबाई मुहतसिब हैं, बैंकिंग मुहतसिब हैं, इस तरह के बहुत सारी अदालतों का निजाम यहाँ पे एक चल रहा है। सर इसके साथ सर माइक से अगर थोड़ा सा फासला की आवाज थोड़ी सी गूंज रही है सर, अगर थोड़ा सा अच्छा जी मैं आवाज क्लियर नहीं हो रही है। जी सर अब ठीक आ रही है आवाज? जी ठीक है। सर ये देखिए ये हमारा ऑफिशियल जस्टिस सिस्टम है जिसका ग्राफ मैंने आपके सामने रखा और हम आगे चलते हैं। मैं इस तरह की एक सूरत हाल पूरी दुनिया के अंदर जो है वो दरपेश है कि बैकलॉग बहुत केसेस का है और अदालतें जी ये देखें हमारा एक ऑफिशियल जस्टिस सिस्टम है, एक हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसके अंदर आप देखें कट है, पर्या है, हमारे पास पंचायतें हैं, आपके इधर जरगे वगैरह का निजाम भी है। ये सारे का सारा सिस्टम जो है ये भी अपनी जगह पे चल रहा है और बहुत दफा अदालत में मुकदमा चल रहा होता है तो इस तरह से भी रिजॉल्व होता है। ये जो अदालतों का निजाम है ये कहीं पे आपस में एक दूसरे को ओवरलैप भी करता है। इस सिचुएशन इतनी खराब है कि हालांकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये है कि लोगों को एक जैसी जस्टिस मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फेयर पब्लिक हियरिंग जो है और इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल्स ने डिसाइड करना है। ये हमारा एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फिनोमेना है कि लोगों को इंसाफ मिले। जिस माशरे के अंदर इंसाफ नहीं मिलता वो माशरा जो है लोग बिल्कुल उससे नालां हो जाते हैं। हालांकि हमारा आइन भी ये कहता है कि लोगों को आप इंसाफ दें और खास तौर पे अगर मुकदमे देर से डिसाइड हो, जिस तरह के हमारे मुल्क में है कि दादा मुकदमा दायर करे पोते को शायद कभी जाके इंसाफ मिल जाता हो, ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफी है। और ये जो डिले है ये हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी एक डिसइंसेंटिव है। कोई ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जहाँ पे डिस्प्यूट हो जाए तो रिजॉल्व ना हो। हम यहाँ पे ह्यूज बैकलॉग है, इस तरह केसेस इकट्ठे हुए हैं। ये आपके सामने जो तस्वीर लगी है ये देखें, ये पाकिस्तान का अदालती निजाम है। इस पे इतने सारे केसेस हैं, ये ओबामा फैमिली नहीं है, बोझ पड़ गया केसेस का। और आप देखें कि लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर डेज, वीक, मंथ्स एंड इयर्स तो उनका मुकदमा आए, लेकिन उनके मुकदमे की बारी बिल्कुल नहीं आती। और आपने जुमला सुन रखा है, सुन के कान पक गए हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और ये सिचुएशन आप लोअर कोर्ट देख लें, हाई कोर्ट देख लें, सुप्रीम कोर्ट देख लें, सब जगह पे इसी तरह से है। ये सिचुएशन जो है आम आदमी का इंसाफ के ऐवानों पे और जुडिशियल सिस्टम के ऊपर जो है ईमान बिल्कुल खतरे में डाल देता है और लोगों को ऐसे सिस्टम के ऊपर कोई लोगों को भरोसा नहीं रहा। ये जो चीज है इस तरह है कि मैं सर्वे करता हूँ और मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की दुनिया का आदमी हूँ, मैं रिफॉर्मिस्ट हूँ लॉ का। जितने मुकदमे पाकिस्तान की अदालतों में पड़े हैं, अगर इसी तरह से हम चलते रहे तो 320 साल लग जाएंगे कि हम इनको रिजॉल्व कर सकें। वो इस तरह है कि वो कहते हैं कि जी माना के तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो इस तरह का इंसाफ क्या इंसाफ है जो आपको इतनी देर से मिला, फिर यहाँ पे चेहरे देख के भी इंसाफ होता है। ये कोट है, ये मैंने थोड़ी सी इंडियन प्रोवर्ब है, थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन के साथ यहाँ पे लगाई कि आप 1 घंटा प्रे करें अगर आप जंग पे जाना चाहते हैं, 2 घंटे आप दुआ मांगे अगर आप समंदर में जा रहे हैं, और 3 घंटे दुआ करें शादी कराने से पहले, और 4 घंटे दुआ करें अदालत जाने से पहले। ये जो सारे का सारा
सिस्टम है, इससे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक डिसइंसेंटिव पैदा हो गया। तो ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर ये सिचुएशन है। और अमेरिका ने भी हमारी तरह से ये अपना लीगल सिस्टम जो है गोरों से इनहेरिट किया था। उनको बहुत इसके अंदर सिचुएशन ऐसी थी कि अदालतों में बैकलॉग था, तो उन्होंने एक नया निज़ाम ट्राई किया और उसे कहते हैं ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और में सबसे ज्यादा फैशनेबल जो है वो मीडिएशन है। मैं आज आपको ये समझा दूंगा कि लोग कंफ्यूज करते हैं कि जी आर्बिट्रेशन और मीडिएशन शायद एक ही चीज है, तो ये भी समझने की जरूरत है। सर मुझे इस सिस्टम के साथ वाकई इस तरह से पड़ा, ये बात है सन 1998 की, और अमेरिका के अंदर से एक हाई पावर डेलीगेशन यहाँ पे आया था जिसके अंदर बड़े टॉप क्लास अटॉर्नीज थे, जजेस थे, और वो 35 लोगों ने पूरे पाकिस्तान भर का दौरा किया। एंड ऑफ द टूर वो यहाँ पे लोगों को सिलेक्ट करके तो अमेरिका लेके गए और उन्होंने ये कहा था कि हमारे मुल्क में अब अदालतों के अंदर मुकदमे अदालत में होते हैं, 95% मुकदमे अदालत के बाहर डिसाइड हो जाते हैं, सिर्फ 5% अदालत में जाते हैं। तो वो एक डेलीगेशन की सूरत में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। खैर मैं 7 मरतबा इसी तरह से एज गेस्ट ऑफ देयर गवर्नमेंट उधर गया हूँ। और मेरे साथ आपके बड़े बड़े लोग जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं ये भी गए, सदक गिलानी साहब, जस्टिस साकिब निसार साहब, ये तारिक महमूद साहब जो वकालत करते हैं, ये सारे के सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे हमारे साथ गए। हम वापस आए तो हमारे से एक सवाल पूछा गया। मैं लाहौर हाई कोर्ट में मोस्टली प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे मैं 10,000 से ज्यादा मुकदमे लड़ चुका हूँ, 3 नस्लों से वकील हूँ, और यहाँ पे मैं बार का लीडर भी रहा हूँ, प्रेसिडेंट रहा हूँ, बार काउंसिल्स में रहा हूँ। तो वहाँ पे एक चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि हमारे मुल्क के अंदर कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है, तो किसी तरह से हम ये जो आप मीडिएशन की बात करते हो पाकिस्तान के अंदर ट्राई कर सकते हैं। तो जज साहब यहाँ पे 4 चीफ जस्टिस के साथ मैंने काम किया, उनमें से एक एजाज निसार साहब थे, बाद सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने, फिर शेख रियाज साहब थे, मियां अल्लाह नवाज थे, राशिद अजीज साहब थे। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू करवाया। मैंने उनको कहा कि फैमिली केसेस ऐसे हैं जिसमें सेक्शन है 10 और सेक्शन है 12, उसके अंदर प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन और प्री पोस्ट ट्रायल रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज ऑन द बुक नेवर ट्राइड। तो हम इन क्लास ऑफ केसेस पे इसको ट्राई करते हैं। हमने केयरफुली कुछ जजेस सेलेक्ट किए और उनकी ट्रेनिंग की और उनको कहा कि आप मीडिएशन इसमें ट्राई करें फैमिली केसेस में। होता ये था कि वो जज जो है ना, वो जिस वक्त जवाब दावा आ रहा है, स्टेटमेंट आ जाता है, तो उस जज के पास जिसे हमने एज ए मीडिएटर किया हुआ था, केस भेज देते थे और वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता था। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट था, हम 15 दिन बाद इसको देखते रहे, यहाँ पे बाहर से भी ट्रेनर्स लाए और इसके लिए हमने जो ट्रेनिंग की, आप बिलीव करें कि ये प्रोजेक्ट इतना कामयाब हुआ कि फिर हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्डर 37 के अंदर जो आते हैं, चाहे कुंडी प्रोनो बॉन्ड, इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया, फिर लैंड और टर्न शुरू किए। 85% केसेस अदालत के बाहर रिजॉल्व होने शुरू हो गए और ये 40 साल पुराना मुकदमा सिर्फ 1 घंटे के अंदर हल हो जाता था। वो इसलिए कि लोगों को बैठ के फैसिलिटेटर होता है, मीडिएटर, और वो जज साहब फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर सेटल ना हो तो फिर किसी दूसरे जज के पास जाता है, क्योंकि वो ट्रायल करते थे। इसे हम जुडिशियल मीडिएशन कहते हैं, तो जो जजेस कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट लाहौर से हम पायलट प्रोजेक्ट लेकर चले गए मुल्तान, और उस वक्त इस्लामाबाद भी अलग हाई कोर्ट नहीं बना था, वहाँ पे भी गया, बड़ा कामयाबी से जारी था। लेकिन हमारे सिस्टम में चीफ जस्टिस एक बड़ी पावरफुल चीज है, खासतौर पर प्रोविंशियल चीफ जस्टिस, और अगर वो किसी रिफॉर्म के हक में ना हो तो वो उसको रोक देते हैं। और जैसे हमारा पॉलिटिकली डिलेमा है, पॉलिटिकल लीडर कोई अच्छा काम करने वाला उसको जरूर रोकता है, बजाय इसके रिफॉर्म करे। खैर ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया, और ये जब रोक गया और हमारी वकला की तारीफ चल गई, दिल बात हुआ, लेकिन इसके दौरान हमारी बहुत सारी अब लेजिस्लेटिव बैकिंग हो गई। मैं इसके साथ हर स्टेज के ऊपर मुंसलिक रहा हूँ और उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। तो मेरे दिल में ये बात आ गई कि लोग ये पैसे लेके छीन के तो डालते रहो, इंसाफ दूर की पड़ी है, और ऐसे पैसे कमाने का क्या फायदा, उनकी बद्दुआएं लेके या उनको इंसाफ नहीं ले सकते, क्योंकि पैसा अल्लाह ताला के बस में है। उनसे खूबसूरत और ज़हीन लोग जो है धक्के खा रहे हैं, और हमें अल्लाह दे रहा है तो उसकी बड़ी करम नवाजी है। मैं इंसान पहले हूँ, मैं जज बाद में हूँ। तो ये मैंने कुछ पुराने पाक के अंदर लिखा है, कहते हैं कि जो झगड़ा हो जाए तो आप दोनों का एक फ्रीक डाल के सुलह कराने की कोशिश करो। और हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया है कि कोई भी कुफर का मुआशरा रख सकता है, कोई मुआशरा नहीं रह सकता, और जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता वो जुल्म का मुआशरा। हमने कहा जी इसको
हम कुछ करते हैं। अब देखिए, आपने आज कुछ चीजें नोट करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मसलन सेक्शन 89A CPC में आ गया, जो ADR की बात कर रहा है। कोर्ट जो है पार्टी के कॉन्सेंट से रेफर कर सकती है, और ये 89A CPC में आने के बाद हर सिविल मुकदमा जो है अदालत जो है पार्टीज के कॉन्सेंट से मीडिएशन के लिए या आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर देते हैं। आर्बिट्रेशन किसी और के लिए मौजूद भारत में, बाकी आर्बिट्रेशन एक होना है, क्योंकि आर्बिट्रेशन एक कोर्ट सिस्टम का रेप्लिका है। यहाँ पे आर्बिट्रेटर फैसला करता है और एविडेंस फैसला करता है। मीडिएशन में जो मीडिएटर है वो फैसिलिटेटर, वो फैसला नहीं करता, सिर्फ पार्टी को पास लाता है, उसकी ये स्किल है, वो खुद ही अपना हल तलाश करने देता है। मैं आपको इसकी एक मिसाल बताऊं और ये आपको क्लियर कर देगा कि हम आर्बिट्रेशन क्या है और मीडिएशन क्या है। देखिए, अगर फर्ज करें कि मेरे पास ये एक मोबाइल फोन है मेरी जेब में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एप्पल वालों का मोबाइल फोन है, और एप्पल वाले अमेरिका में कैलिफोर्निया के अंदर सैन होजे में इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जो हैं अनीक साहब को सारे पाकिस्तान के लिए एप्पल वालों ने दे दिए कि ये आप ये सारे के सारे फोन पाकिस्तान में आप बेचेंगे, और 1 महीने के बाद आप जितने फोन बेच चुकेंगे इसका हम हिसाब कर लेंगे, बिके या ना बिके, 1 महीने का ब्रीदिंग पीरियड है, और हम इनका ये सिलसिला चल रहा है, ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ऐसा होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अनीक साहब की तरफ एप्पल वालों के 10 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हो गए। अब वो क्या करेंगे, मेरा जो कोर्ट सिस्टम है ये एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस है, इसके अंदर एक दावा दायर करेंगे, उस पर कोर्ट की लगाएंगे, वकील हायर करेंगे, उसके बाद उसकी तामील होगी, फिर वो अगर तामील डायरेक्ट नहीं करेगा सब्सिट्यूट सर्विस होगी, जवाब दावा आएगा, जवाब दावा आके इश्यूज फ्रेम होंगे, फिर एविडेंस रिकॉर्ड होगी, और फिर केस जो है उसके अंदर या जजमेंट हो जाएगी या दावा डिस्मिस हो जाता है, उस दूसरी पार्टी को भी एक वकील करना पड़ेगा, उसके बाद इसकी अपील होगी, फिर अपील दर अपील होगी। तो मैंने ये कैलकुलेट किया है कि एक सिविल केस जो है उसको तकरीबन 10 से 11 साल लग जाते हैं। अब देखिए कि अगर 10 से 11 साल के बाद अनीक साहब को इनके वही पैसे मिल गए जो इनके लिए इनके ड्यू थे 10 करोड़ रुपए, उसके ऊपर कोई प्रॉफिट भी नहीं मिला, ही नॉट बी हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे तो वो मार्कअप वगैरह तो मिलता नहीं। फिर इनके जो खर्चे उठ गए, इनको कॉस्ट भी नहीं मिलती, यहाँ पे अदालतें विदाउट कॉस्ट की अक्सर केसेस डिग्री करते हैं, तो डी जी अली नहीं हो जाती है। तो अगर जो दूसरी पार्टी है वो भी, अब एप्पल वाला भी बहुत अच्छा नहीं होगा, नोबडी विल बी हैप्पी। अदालत की दीवारें में जो कोई बात अलग करता है उसने प्रूव करता है। पंजाबी में सिस्टम ऑफ, मैं कहूंगा भी जानते हैं, एक इशू फ्रेम होगा विच विल बी द फॉलोइंग फैक्ट वेदर गॉड इज वन क्वेश्चन मार्क ओनस टू प्रूव इज अपॉन द प्लेंटिफ। तो अदालत में तो एविडेंस से चीजें साबित करनी पड़ती है। अच्छा, ये हो गया एक सिस्टम ऑफ मेरा मीडिएशन का। मीडिएशन ये है कि देखिए, मैं एक एक्रेडिटेड मीडिएटर हूँ, मैं लाहौर चैम्बर के अंदर एक एक्रेडिटेड मीडिएटर हूँ, मेरी ट्रेनिंग हुई हुई है, और मेरा वहाँ पे मीडिएशन सेंटर जो कि हमने लाहौर में बनाया, इसी तरह KCDR हमने कराची में बनाया। मेरे पास एप्पल वाले आ जाते हैं, एप्पल वालों को मैं एक कमरे के अंदर बिठा के पूछता हूँ, जी आपका क्या मामला? वो कहेंगे ये इन्वॉइसेस इन्होंने 10 करोड़ देना है, सिंपल इज दैट। मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ, वहाँ एक साहब बैठे हैं, मैं इनको जाके पूछता हूँ, जी आपने पैसे देने हैं? तो ये कहेंगे हाँ मैंने पैसे तो देने हैं। मैं इनको कहता हूँ आप क्यों नहीं दे रहे? ये कहते हैं जी मेरे को बिजनेस में नुकसान हो गए। मैं इनसे ही पूछता हूँ, मैं कुछ हल नहीं बता रहा, फैसला नहीं कर रहा, मैं एक साहब से पूछता हूँ जी आप कैसे देंगे? एक साहब कहते हैं कि अगर ये कुछ इंस्टॉलमेंट्स हो गए तो मैं पैसे दे दूंगा। दूसरा ये कि जो करंट हमारा स्टेटस था ना बिजनेस का, जो हमने हर महीने पैसे सेटल करते थे, वो बिजनेस भी चलता रहे, तो अभी ये बात मैंने सुनने के बाद पूछा कि आप कितनी इंस्टॉलमेंट लिए? हम ऐसा करते हैं महीने की कोई ना 20 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट। इनकी ये बात सुनने के बाद मैं दोनों को, और अब दोनों की बात इकट्ठे सुनते हैं। कहते हैं ये एक साहब एप्पल वालों कहते हैं कि जी आपके पैसे किस्तों में दे देंगे। तो कहते हैं नहीं जी इतने छोटी पैसे की हमें तो नहीं कबूल। तो वो खैर बढ़ा के वो किसी जगह सेटल कर लेते हैं, जैसे कि 50 लाख महीना आउटस्टैंडिंग जो इंस्टॉलमेंट दे लेंगे और करंट बिजनेस चलता रहेगा। ये जो उन्होंने फैसला खुद ही कर लिया, ये कागज पे लिख लिया था, मैंने बतौर विटनेस के साइन पे फैसला मैंने नहीं। और 23 ये कहता है कि किसी भी स्टेज पे कोई भी केस के अंदर अगर पार्टी को सेटलमेंट कर ले तो कोर्ट इज बाउंड टू पास अ डिग्री अनलेस इट इज
against law unconscionable या force person से now. अब वो जब डिग्री होगी it will have the force of win-win situation for both of them. इसके अंदर कोई feeling नहीं, business relationship बच गया, कारोबार इनका चलने लग गया। देखिए ये वाला फैसला जो है जो आम अदालत के अंदर साल खराब हो गया, चंद घंटों के अंदर 1.5 घंटा 2 घंटा 3 दिन एक सेशन में हम केसेस रिजॉल्व करते हैं। ये ट्रेमेंडस प्रॉब्लम है। इसी तरह अमेरिका ने किया इसको वुल्फ रिफॉर्म के बाद इंग्लैंड ने भी मान लिया, वहां पे भी किया। अब हमारे यहाँ पे आप लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस हालहीन का कॉन्सेप्ट है ये कम्युनिटी मीडिएशन। यहाँ पे मीडिएटर का लॉयर होना कतई जरूरी नहीं है। मैंने वैसे अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़े अनपढ़ लोग देखे हैं, अनपढ़ों को बड़ी अकल की बातें एक बड़ के दरख्त के नीचे बैठ के देखा है, क्योंकि अक्ल और दानिश अल्लाह ताला की देन है, किसी के पास होती है किसी के पास नहीं होती। तो अगर किसी की स्किल्स और थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, अब दुनिया में ये कोर्सेज होते हैं, ये ऐसे ही सीखना है जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी करना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एक्रेडिट करता है। इसी तरह मीडिएशन की ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ट्रेनिंग 9 घंटे की हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जिसमें लोगों को ये स्किल्स सिखाई जाती है। अब ये वाली ट्रेनिंग मसलन मैंने अमेरिका से भी लिए, इंग्लैंड से भी लिए, ऐसा हुआ कि हमने पाकिस्तान में ये फर्दर इम्पार्ट की है ट्रेनिंग और बहुत सारे लोगों को सिखाया। अभी एक लाहौर हाईकोर्ट के इनकलाबी चीफ जस्टिस आए थे, लिखा, मैं उनका एडवाइजर और कंसल्टेंट था केस मैनेजमेंट पे, और हमने पंजाब भर में 169 जजेस की एक्रेडिटेशन की है। किस फोरम से? वर्ल्ड बैंक, IFC और सीरियन में एक इदारा है, उन्होंने पहले हमें एज ए मीडिएटर एक्रेडिटेशन की थी। उस एक्रेडिटेशन के बाद हमने मास्टर ट्रेनर के तौर पे हमारी ट्रेनिंग हुई, हमने इंडिजिनाइज किया और पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी और पाकिस्तानी लॉ के ऊपर और केस लॉ के ऊपर हमने मीडिएशन की ट्रेनिंग करने का जब इख्तियार हमें मिल गया, तो पाकिस्तान मीडिएटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड अदारा है। ये हमारी जो एसोसिएशन है इसके साथ एक्रेडिटेड मीडिएटर वो भले कहीं से भी क्वालिफाइड है, उनको यहाँ से लाइसेंस देना पड़ता है। और इसी तरह हमने लाहौर और यहाँ के हमने जजेस को मीडिएशन के काम दिया। अब हमारे पास हर तरह के केसेस ट्राई हो रहे थे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ADR एक्ट 2017 फेडरल लेवल पे, अभी 2019 के अंदर एक ADR एक्ट आ गया, ये भी मेरा लिखा हुआ है। सिंध के अंदर भी एक ADR एक्ट 2018 आ गया। अब पाकिस्तान में लेजिस्लेटिव बैकिंग है और आप देखें कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस हो गया, फैमिली कोर्ट्स एक्ट हो गया, सेक्शन 89 हो गया, FBR के अंदर जो टैक्स के मामला है इनके अंदर जो है प्रोविजन मौजूद है और बड़ी सक्सेसफुल मीडिएशन वहाँ पे चल रही है, ये भी काम हो रहा है। सो इट इज ऑल ओवर द प्लेस। अब जब तजर्बा हमने किया है वो करते किस तरह से, एक कमरा है जिसके अंदर ये ऑफ वाइट कलर की जो मोनोटनी हमने तोड़ दी, और जो मेरा मीडिएटर है वो बिल्कुल एक कलर्ड कपड़े पहन के खूबसूरत माहौल में बैठा है, बुके भी पड़ा है, वो आने वालों को चाय भी देता है और उनको रिफ्रेशमेंट भी देता है और उनकी बात सुनता है। और ये देखें कि इतना जबरदस्त फिनोमेना है कि आपके जीवन जितने कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं हमारे पेनल कोड के अंदर, क्योंकि वो भी सारे के सारे, और यहाँ तो प्रशासन हिनियस क्राइम्स भी है, तो वो या बाज़ औक़ात सिविल मुकदमा चल रहा है, साथ फौजदारी भी है, सेक्शन 489F लगता है अगर चेक बाउंस हो जाए और आपने रिकवरी का सूट किया जो सिविल साइड पे किया। तो ये दोनों के दोनों मामला ऐसे हैं कि जिनके अंदर दो तरह की लिटिगेशन चल रही है। तो मीडिएशन से हमने हर तरह के मामला रिजॉल्व किए। वो प्रोग्राम हमारा इतना जबरदस्त कामयाब हुआ कि लोगों ने हाथ उठा उठा के दुआएं दी हैं और हमारी सक्सेस रेशो 60% से शुरू हुई थी, हम 80% से ज्यादा पे जाते रहे। 1 साल और 5 प्रोजेक्ट चल रहा था। उसके बाद जस्टिस यावर अली उनके सक्सेसर ने भी चलाया, जस्टिस अनवारुल हक साहब जो अभी आपके पास आए हैं चीफ जस्टिस थे, इन्होंने भी इस सिलसिले को चलाया। अब ये कुछ स्लो डाउन हो गया जो नए चीफ जस्टिस इतने रिसेप्टिव नहीं है और उस वजह से, लेकिन वो सेंटेंस 36 के 36 हर जगह हैं और वो लोगों को मुफ्त जो है ये वाली सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। हमने सिविल प्रोसीजर कोड जो नई लिखी है उसके अंदर हमने फरोग नसीम साहब के साथ पर काम किया है। उसमें देखें कि हमने मैंडेटरी रेफरल कर दिया। यहाँ पे हमने ऑर्डर एंड रूल्स पंजाब में नई सिविल प्रोसीजर कोड केस मैनेजमेंट और CPC के हवाले से, वहां पे भी मैंडेटरी रेफरल है। मानना जरूरी नहीं है, जाना जरूरी है। तो 30 दिन में या केस रिजॉल्व हो जाएगा या वापस आ जाएगा। देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अगर बहुत सारे मुकदमे इसमें से निकल जाए, हर केस अच्छा कैंडिडेट मीडिएशन के लिए नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आर, और जो बाकी रह जाएंगे उसके ऊपर अगर आप लगाएं और कंटिन्यूस ट्रायल करें तो आपका सिविल मुकदमा 6 महीने तक पता चलेगा ही नहीं। तो ये बोझ हटाना है। और आप एक बात है, मैं आपको खुद ही जवाब देता हूँ, इसलिए कि ये सवाल मेरे से हर वक्त पूछा जाता है कि यू आर ट्राइंग टू पुट लॉयर्स आउट ऑफ बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग मीडिएशन। तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि आप दुनिया में देखें, मैं दुनिया में बेशुमार जुरिस्डिक्शन में ट्रैवल करता रहता हूँ और यही मेरा काम है। मैं पिछले 40 साल ये रिफॉर्म के अंदर जो है लग गए हैं, यहाँ पे यही काम कर रहे हैं सर। वहाँ पे आप देखिए कि नई एक स्पीशीज ऑफ लॉयर्स आ गई है जो कि मीडिएटर्स हैं, जो आर्बिट्रेटर्स हैं। और मीडिएशन तो अब सीरियस थ्रेट आर्बिट्रेशन भी है। अभी अगस्त 8 तारीख को सिंगापुर के अंदर उनसे ट्रॉल वालों ने और ये वर्ल्ड आपको यूएनओ है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कराई है इंटरनेशनल कमर्शियल मीडिएशन की, और वहां पे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कराया और एग्रीमेंट जो साइन हुआ उसके बेसिस पे 42 मुल्कों ने कह दिया है कि हमारे हर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल मीडिएशन की क्लॉज होगी इंस्टेड ऑफ आर्बिट्रेशन। ये इतना एक्सेप्टेड फिनोमेना है। ये जो आपका सी पैक है इसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। चाइनीज इंशाल्लाह ये हमने कन्विंस कर लिया कि अगर सी पैक को यहाँ पे चल रहा है तो हम यहाँ पे क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट में ओरिजिनल लेवल के ऊपर मीडिएशन क्लॉज भी लगाते। और साथ साथ हम आर्बिट्रेशन के लिए भी पाकिस्तान आर्बिट्रेशन डेवलप करना चाह रहे हैं। देख लें देखो हमारे साथ क्या हुआ है। हमने तमाम मुकदमे दुनिया में हारे हैं। हमने खुद आर्बिट्रेशन नहीं सीखी, हमने अपना डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एक्ट जो कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, क्योंकि जब अवार्ड आता है तो फिर एक रूल हमने उसको अमेंड नहीं किया। हमने हमेशा ये सोचा है कि जब झगड़ा हो जाएगा तो हम गयाना जाएंगे, हम दुबई जाएंगे, वो इतनी महंगी ऑप्शन है। अभी टोनी ब्लेयर की वाइफ 20 करोड़ रुपए फी ले गई है रिकॉर्ड के अंदर और हमने मुकदमा हार लिया और आइंदा भी हारेंगे। तो हमें ये सोचना है कि डिस्प्यूट होगा तो इसको रिजॉल्व करने का लीगल सिस्टम जो है उस पर बहुत बोझ हो गया और वो सफर कर रहा है। तो मैं लॉयर्स को कहता हूँ यू शुड बिकम मीडिएटर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग लिटिगेटर्स और अटॉर्नीज। दिस इज अ न्यू स्पीशीज और नई लाइन पे आप काम करें और सीखें। ये हमें सिखाना है लॉ स्कूल में। ये कंटिन्यूस लीगल एजुकेशन पे आप लॉयर्स के लिए भी कोर्सेज होने चाहिए। थैंक्स टू ये अनिक खटाना साहब और इनकी टीम, बढ़िया लोग हैं। हम लोगों को एडवोकेसी स्किल्स इस फोरम से सिखा रहे हैं जो कोई किसी को नहीं सिखाता। लॉ करने के बाद लोगों को पता ही नहीं है हाउ टू इंटरव्यू योर क्लाइंट, हाउ टू प्रिपेयर योर ब्रीफ, हाउ टू give an opinion, what is the art of examination chief, what is art of cross examination, what is art of persuasion, what are good ethics। इसी तरह आप मेडिटेशन के लिए मैं क्लू दे रहा हूँ। मैं ये कहूँगा, आपको स्ट्रांगली कहूँगा कि अभी ये चीजें हैं, आप मेरे से पूछे ऑनलाइन, आप चीजों का पता चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि आप लोगों को ये करना चाहिए कि जब बाकी लोग सीख रहे हैं तो आप भी इस तरह एक्रेडिटेशन करवाएं अपने लोगों को। ये बहुत बढ़िया काम है, बड़ा स्वभाव वाला काम है। हर वो शाम जब मैं कोई मुकदमा रिजॉल्व करके घर जाता हूँ और रिजल्ट आ जाता है, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि झगड़े बढ़ा के मैंने क्या किया, तो कोई अच्छा काम नहीं किया। तो इस तरफ हमें नए दौर की तरफ जाना है, क्योंकि ये जो अदालती निजाम है इधर चेहरे देख के भी इंसाफ होता है। अब मैं तो खुल के बातें करता हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मैं जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ काम कर रहा था, तो 1,74,000 मुकदमे जिनको आप कहते हैं जी सुओ मोटो, उनमें से सुओ मोटो तो खैर सिर्फ 60 थे, बाकी लोगों की दरखास्तें थी। बड़े बड़े पुराने मुकदमे वहां पे हम एडीआर के जरिए से रिजॉल्व कराते रहे कि लोगों को 2 वीकेंड को मसला अगर आपको बिजली का बिल ज्यादा आ जाए, डिटेक्शन बिल है, तो ये बताइए कि कोर्ट में जाने का क्या काम है। अगर इंस्पेक्टर जो है वो मीडिएशन करा के रिजॉल्व कराते हैं, उसके कोई एक साथ हो जाए तो ये बेहतर हल होगा या नहीं। तो हम हर मुकदमा ले जाते हैं। ये आशात का जो मशहूर मुकदमा है इसके साथ नवाज शरीफ साहब के बेटे के साथ, ये मामला देखिए 9 मुकदमे चल रहे थे और वो जिस आपके पास आया थ्रू एडीआर 1 घंटे के अंदर रिजॉल्व हो गया। ये एक टेनेंट का लैंडलॉर्ड से डिस्प्यूट, अगर बाबरा शरीफ का अपने टेनेंट से डिस्प्यूट हुआ था तो आधे घंटे में रिजॉल्व कर दिया। देखिए ज्यादातर मुकदमे रिजॉल्व होने वाले हैं, लोगों को मौका नहीं मिलता है अच्छा नहीं है करें। अभी जज साहब आपके पास उठ के गए, एक फोरम चला रहे हैं आओ सुलह करें आस्क, और वो कासिम शाह साहब भी इनके साथ बैठते हैं। ये दोनों इस काम के अंदर जो है वो मेरे शागिर्द हैं, मैंने इनको ये सिखाया और उन्होंने अपना पॉजिटिव काम कर रहे हैं कि लोगों को पास बिठाते हैं, लोग भी अपने मसले जो है वो हल कर लेते हैं। ये आप तो बलूचिस्तान में रहने वाले लोग हैं, आप आप वाली सिस्टम को समझते हैं। ये हमारे घर के करीब तरीन है। अगर मेरी फैमिली में झगड़ा हो जाए तो मेरे सबसे अच्छा
मेरे वालिद साहब रिजॉल्व करेंगे मेरी वाइफ के साथ मेरे डिस्प्यूट को। अगर कजन्स का आपस में झगड़ा आ जाए तो खानदान का जो बड़ा, वो जो कुल्ले वाला है, जो बुजुर्ग है, वो हल करेगा, हम उसके पास जाएंगे, हम अदालतों में नहीं जाएंगे। तो ये सारे के सारे डिस्प्यूट जो हम इधर रिजॉल्व कर लेंगे तो कोर्ट में हमारा टाइम एंड एनर्जी बच जाएगा, और ये स्वाब का और बेहतरी का काम है जो आगे चल रहा है। क्योंकि मैं आपको कोर्ट सिस्टम के बारे में ये बताता हूँ कि जो अदालतों में सिलसिला चल रहा होता है उसमें हमेशा लोग ये ख्याल करते हैं कि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कहता है कि योर स्टोरी, माय स्टोरी एंड ट्रू स्टोरी लिव्स समवेयर एल्स, और उसको डिग आउट करना हमेशा मीडिएशन के थ्रू पॉसिबल है। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है सर? जी सर। हाँ जी सर देखिए, ये जो मामले के बड़े सोल्यूशन, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपका हाजिरीन से। आपको पता है कि ये जो हम वो फेमस एक मूवी देखते हैं जिसके अंदर एक जहाज जो है वो डूब गया था, वो कौन सा जहाज था? जी, टाइटैनिक। टाइटैनिक क्यों डूबा था? आप में से कोई बंदा बताएगा टाइटैनिक क्यों डूबा? बता दें क्यों डूबा? पता नहीं सर। जी देखिए, के ऊपर नजर नहीं आ रहा था, नीचे जो है आइसबर्ग थी, आइसबर्ग के साथ वो टकराया था और डूब गया था। बिल्कुल ये जो लिटिगेशन है ना, इसके अंदर जो अदालत के अंदर जजेस हैं और वकला हैं, ये सारे के सारे जो है उसके पाबंद हैं। दे आर क्रिएचर ऑफ स्टैट्यूट, उससे बाहर नहीं जा सकते। ये डिग आउट करके डीप रूटेड प्रॉब्लम को नहीं देखते। मीडिएशन में ये लोग होता है कि ये मीडिएटर जो है वो लोगों की हेल्प करता है और पार्टीज लॉन्गर और लास्टिंग इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं और अंडरलाइंग प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं वो कहाँ है। मसलन ये दो पार्टियां थी, उन्होंने एक ऑरेंज का बाग था, उसका सौदा एक बंदे से कर लिया, अब उनका झगड़ा हो रहा था अदालत में। अब मीडिएशन में बड़ा खूबसूरत उसका हल निकला। क्या? क्योंकि उनमें से एक को पल्प चाहिए थी, एक को जो है उसका छिलका चाहिए था। तो मीडिएशन में उन्होंने कहा भी दोनों के साथ तुम्हारा सौदा जो है वो आगे बढ़ सकता है। आपको पल्प मिल गई, आप इसका छिलका ले लें। दे वर ऑल हैप्पी। अदालती निजाम तो ऐसा सोच ही नहीं सकता, उसके पास तो ऐसा सोल्यूशन है ही नहीं। इसलिए हम ये बातें करते हैं और ये बातें सूनर और लेटर आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देर से करेंगे ना तो मुझे खतरा है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम दोनों डिलीवर नहीं कर रहे हैं। या तो इनको चाहिए ये इम्प्रूव कर ले, वरना ये कोई और निजाम आ जाएगा उससे कहीं बुरा ना आए। तो ये विद इन दी सिस्टम एक चीज है जो दुनिया भर में आजमूदा है। अब लेजिस्लेटिव बैकिंग भी है, टेस्टेड एंड ट्राइड है, वहां ट्राइड है, यहाँ ट्राइड है। ये इंडिया के अंदर आप देखें लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है, बांग्लादेश के अंदर एक सालिश अदालत का कॉन्सेप्ट है। वहां किसी जमाने में बंगालियों को हम सिखाने गए थे, मैं खुद गया हूँ, तसद्दुक जिलानी साहब गए हैं वहाँ पे, अली नवाज चौहान साहब गए हैं। दे हैव गॉन माइल्स। उनके जो बैंकिंग केसेस है उनके अंदर उनकी सक्सेस रेशियो 80% केसेस आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो रहे हैं। जापान के अंदर, चाइना में ये निजाम पुराना अभी तक चल रहा है। भारत के अंदर आप देखें कि ह्यूमन बीइंग्स आर द सेम। अगर एक चीज श्रीलंका में सक्सेस है वो पाकिस्तान में भी सक्सेस होगी सिर्फ इंडिजनाइज करने के बाद। थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे नौजवान वकला बैठे हैं, मैं उनको एक बड़ी होप की बात करता हूँ। लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि जी आप बड़ा जी सैचुरेटेड प्रोफेशन है, कोई रास्ता नहीं। बच्चों मैं आपको कहता हूँ ये सब लोग आपको गलत कह रहे हैं। अच्छे वकला की इतनी गुंजाइश नहीं। अभी तो हमने सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल एजुकेशन पे आपने जजमेंट देखी होगी, एंट्रेंस टू द लॉ स्कूल आ गया, अब बार एग्जाम आ गया है, बार वोकेशनल कोर्स आ गया है, फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए इक्विवेलेंस कोर्स आ गया, ये हमने बनाकर दिया, हो रहा है। एक ये बेहतरी होगी, 32,000 जाली वकला जो है हमने अभी फारिग से पंजाब से कर दिया। तो इस मुल्क के अंदर 2 लाख के करीब वकला है, उनमें से काम के वकला सिर्फ 10,000 होंगे। अब वो वजह ये है कि लोग जो है ना वो स्पेशलाइज नहीं करते। अब एक पुराना डॉक्टर है, अगर वो अपेंडिसाइटिस का ही ऑपरेशन करे तो वो कितना बड़ा पैक लगाता था और लोग 6 हफ्ते के लिए बिल्कुल फारिग होकर लेट जाते थे और उनका कोई हल नहीं होता था। आज डॉक्टर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करता है, छोटा सा कट लगाता है, पाइप डालता है, उसको जाके वो कट करते हैं, फिर सक कर लेते हैं अंदर से सारे का सारा ब्लड और एक छोटा सा टांका लगाते हैं, बंदा वॉक कर रहा होता है। अब ऐसा डॉक्टर ने ये नया हमने सीखा लेप्रोस्कोपिक। बिल्कुल इसी तरह से नए वकला जो है उनके लिए ये जरूरी है कि जब तक वो नई स्पीशीज आपको ये जरूरी है। आपने मीडिएशन की कंडक्ट करने के लिए मैं आपको कुछ मोटी मोटी टिप्स देता हूँ। पहली बात तो ये है कि एज ए मीडिएटर जो आपके लिए बातें जरूरी है, आप पार्टीज को अपना पहले तो प्रोसेस समझाएंगे एक जॉइंट सेशन के अंदर। ये बताएंगे कि देखें आप जो कुछ भी यहाँ पे मीडिएशन में मुझे बताएंगे वो, और अलहदगी में खासतौर ये कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि लॉ ये है कि मीडिएटर को
अदालत में बतौर गवाह के तलब नहीं किया जा सकता। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, यहाँ पे भी रूल्स हैं। ये जो नया एक्ट हमने लिखा उसमें भी है, जैसे आर्बिट्रेटर को तलब किया जा सकता है। मीडिएशन में लोग खुल के बात करते हैं, और यहाँ पे अगर कोई नोट्स बनाए हो तो वो भी एंड ऑफ द मीडिएशन पे डिस्ट्रॉय करने होते हैं। तो उनको ये बताना कि आप एतमाद के साथ मेरे से बात कर सकते हैं। आप उन पार्टीज को ये कॉन्फिडेंस दिलाएं और उनसे गुफ्तगू करें आई कॉन्टेक्ट से कि मैं सबको बराबर सुन रहा हूँ, सबकी बातें एक जैसी हैं। वहाँ पे एक ये हेड चेयर भी नहीं लगी होती कि आप बादशाहों की तरह जैसे वकील जजेस बैठे होते हैं, वो नहीं, आप बराबर ही उनके बैठे हैं इसी माहौल में, और उनकी आप बात सुनेंगे। पहले ये प्रोसेस एक्सप्लेन करें, फिर आपने जब अलहदगी में भी बात सुननी है, हर बार आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ये सेट करनी है कि आप मैं दूसरी पार्टी को सिर्फ वो बात बताऊंगा जिसकी आप मुझे इजाजत देंगे, उससे आगे नहीं बताऊंगा। और अगर ये मीडिएशन खुदा न खास्ता नाकाम हो जाती है तो उसका कोई हिस्सा मीडिएशन का बतौर एविडेंस के पेश नहीं किया जा सकता, इसलिए आप खुल के बातें करें। उसके बाद उनको वेंट आउट करने का मौका मिलता है, वो खुद ही सॉल्यूशंस के साथ आते हैं, इनोवेट करते हैं। जैसे आपके सामने ना ये देखें, मैंने 4 बॉटल्स बनाई हैं, इनके कई इस्तेमाल हैं। ये दूध पीने के भी काम आती है, ये सॉफ्ट ड्रिंक के लिए भी यूज होती है, ये लिक्वर के लिए भी यूज होती है, और ये ड्रिप लगाने के लिए आपको भी यूज होती है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस मीडिएशन पे नए-नए निकलते हैं। आपको ये बताएंगे कि जी आपके अपने हाथ में चीजें आप, और ये स्पीड, और इट सेव्स टाइम, मनी, एनर्जी, ऑल 3 ऑफ देम, और ये रिलेशनशिप सेव करता है और ये आगे बढ़ता है। मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ कि जो फैमिली केसेस है, इसके अंदर जो नई अमेंडमेंट आ गई कि फटाफट आजकल इस मुल्क के अंदर डिवोर्स लेना ऐसा है जैसे आप खाने के अंदर जाके चिट्ठी डालें और फौरन डिवोर्स हो जाती है। पाकिस्तान में 32% से डिवोर्स की रेशो है। मेरे सिस्टम में हमने फैमिली केसेस डाले, और लोग जो है उसका हल निकालते हैं, उनमें से भी 70% फैमिलीज बच रही हैं। कहीं पे हमने लड़की को ये है कि मेंटेनेंस फिक्स करा दी, कहीं पे सेपरेट किचन ले दिया, कहीं पे उसको डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स ले दिया, कहीं पे उन लोगों के साथ छोटे-छोटे मसले नौकरी करने की इजाजत ले दी कि वो खानदान में सर एक क्वेश्चन रेज हो रहा है सर, गौर साहब पूछना चाहते हैं सर। प्लीज आप मुझे सवाल पूछे, मैं आगे का जवाब दूंगा। हाँ सर, अभी बेसिक मसला कि हमारे यंग लॉयर जो यहाँ पे हैं, इनको बेसिक अभी तक एडीआर का पता नहीं है। सर आपने जो बताया है बहुत डिटेल में बता रहे हैं आप, तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं, तो सर अगर काइंडली इनको आप बता दें। बेटा मैं आपको, आप बेटा बेटी हो, मैं आपको आराम से नहीं मैं बेटा हूँ सर। आपको बता रहा हूँ, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि कोर्ट सिस्टम के अंदर जो लिटिगेशन है उसका आउट ऑफ द कोर्ट तस्फिये का कोई भी निज़ाम जो अदालत से बाहर लोगों का मामला रिजॉल्व किया जाए, उसको एडीआर कहते हैं। और एडीआर के मुख्तलिफ मोड्स हैं, जिनके अंदर से आप देखें अर्ली न्यूट्रल एवेल्युएशन है, जैसे केस की इनिशियल स्टेज के ऊपर उसका देखना कि आपके चांसेस कितने हैं। उसके अंदर आर्बिट्रेशन है, नॉन बाइंडिंग आर्बिट्रेशन है, उसमें मीडिएशन भी है, उसमें ओम्बड स्कीम्स भी हैं, उसमें कंसिलिएशन भी है। ये सारी की सारी ऐसे चीजें हैं जो अदालत से बाहर होती हैं। अब पार्टीज जो हैं जब आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या वायदा करते हैं तो उसके अंदर आपने जैसे आर्बिट्रेशन क्लॉज लिख लेते हैं कि अगर झगड़ा हो गया तो हम अदालत से रिजॉल्व नहीं करवाएंगे, एक थर्ड पार्टी से अदालत से बाहर रिजॉल्व कराएंगे। वो बंदा हो सकता है या कोई इदारा हो सकता है, और वो आर्बिट्रेटर रिजॉल्व करेगा। तो अगर आप अदालत में जाएंगे तो कहेंगे जी आर्बिट्रेशन रिजॉल्व कराएं। अब इस एक नई चीज आ गई और सबसे फैशनेबल कामयाब है, ये मीडिएशन है, जिसको मैं आपको आज बता रहा हूँ। मीडिएशन ये है कि आर्बिट्रेटर तो अदालत जैसे फैसला इस तरह मीडिएटर भी फैसला करता है। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, हमें ये तो समझ गया कि एडीआर इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। ये मेडिएशन थ्रू कैंसिलिएशन के थ्रू जो है ये रिजॉल्व हो सकते हैं मैटर्स, मतलब कोर्ट के आउटसाइड भी मैटर्स रिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन माय क्वेश्चन इज दैट हु विल अपॉइंट द मीडिएटर, व्हाट इज द प्रोसीजर, द केस विल गो फर्स्ट टू द मीडिएटर और टू द कोर्ट, किस तरह से होगा? मतलब हाँ जी, आपकी मैं बात सुन गया। सुने, अगर तो अदालत में मुकदमा चल रहा है ना, तो आपने आज ही सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 89A देखना है, उसके साथ ऑर्डर 10A देखना है, 10(1)A देखना है। इसमें ये लिखा हुआ है कि हर मुकदमा जिस वक्त अदालत में चल रहा है तो किसी भी स्टेज पे
पार्टी से के कंसेंट से उनसे पूछेगी अदालत और वो कहेंगे कि जी आप एडीआर के लिए जाना चाहते हैं तो वो रेफर कर देंगे कि आप जाके एडीआर कराएं, और अब वो मीडिएशन करानी है या आर्बिट्रेशन करानी है, कंसिलिएशन, वो तीनों में से जो मोड है वो भेज देंगे। ये 89A कह रहा है। पहले ये मैंडेटरी नहीं था, अब ये नया बिल पास नेशनल असेंबली में हुआ और सेनेट से भी अगर हो गया तो उसमें ये है कि आपको जरूर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। मानना जरूरी नहीं है, कंसेंसुअल आप माने, अगर आपको सूट करती है तो करें, नहीं तो नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करना है। एक तो 89A CPC का देखेंगे ये। दूसरा, अगर फैमिली केस है तो आपने सेक्शन 10 और सेक्शन 12 पढ़ लेना है। आप लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस देखें, उसके अंदर सेक्शन 11 है, वो ये कहता है कि जी मामला जो है ना, कंसिलेटर्स जो है वो हल करेंगे तमाम वो क्रिमिनल केसेस जिनमें 3 साल तक की सजा है, और तमाम वो सिविल मैटर्स जिनमें 5 लाख तक का डिस्प्यूट है, लोकल गवर्नमेंट में भी रेफर किया जा सकता है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि अब नया एडीआर एक्ट का मैं आपको हवाला दे रहा था, एक इस्लामाबाद के लिए एडीआर एक्ट 2017 आ गया, इसे पढ़ें। इसमें मैंडेटरी रेफरल है कि तमाम मुकदमे जो है उनके अंदर, और वो सिविल भी शामिल है, क्रिमिनल भी शामिल है, कोर्ट भी रेफर कर सकती है। और क्रिमिनल साइड पे आप देखें कि अभी जब इंक्वायरी हो रही है, तब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तब जब 22A 22B जस्टिस ऑफ पीस के पास आप चले गए हो उस दौरान, और अगर चलान पुटअप भी हो गया तो इवन जो है आपका प्रोसिक्यूटर है वो रिक्वेस्ट कर सकता है, या मजिस्ट्रेट भी आपको कह सकता है कि आप एडीआर में जाएं। तो ये नए एडीआर एक्ट में शामिल है। इस तरह का ये एक एक्ट पंजाब के अंदर एडीआर एक्ट 2019 बन गया, सिंध के अंदर एडीआर एक्ट 2018 बन गया। आपके बलूचिस्तान में ये लॉ नहीं है, आपको भी इस तरह का लॉ रेप्लिकेट करना चाहिए, बनाना चाहिए। ये सारे के सारे लॉ जो है मेरे लिखे ये पास कर दिए उधर पार्लियामेंट ने फेडरल लेवल पे, और यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबलियों में, तो ये भी मैंडेटरी बैकिंग है। उसके बाद अगर आप सेल्स टैक्स देखें, इनकम टैक्स एक्ट देखें, उसके अंदर मीडिएशन कमेटीज का कॉन्सेप्ट मौजूद है, और उसके तहत एफबीआर के अंदर एसएससी और डिपार्टमेंट के झगड़े थ्रू मीडिएशन रिजॉल्व हो रहे हैं। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और वो हो रहे हैं, वहां उन्होंने लिख दिए। अच्छा, ये तो मैं आपको कोर्ट के अंदर पेंडिंग केसेस की बात कर रहा हूँ। आप प्राइवेटली बहुत सारे ऐसे फोरम हैं जिसके अंदर आपको कोई नहीं रोकता। एक होती है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट मीडिएशन, जैसे विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट भी आर्बिट्रेशन। अगर आप मुआहदा करते वक्त उसके अंदर ये क्लॉज लिख लें कि हम अदालत में नहीं जाएंगे। अब लाहौर में बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और कराची में बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि हमारा झगड़ा हुआ तो हम लाहौर चैम्बर के मीडिएशन सेंटर में जाएंगे, हमने कोर्ट में नहीं जाना। और कराची में भी इस तरह के मुआहदे हो रहे हैं कि आप PCDR में जाएंगे, आप वहां नहीं जाते। तो आपने जब ये तय कर लिया तो आपको अदालत जाने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों में से एक पार्टी ना जाए, उसके एनफोर्समेंट के लिए वो करते हैं, आप मीडिएशन क्लॉज इन्वोक करते हैं। मैंने ये भी बताया आपको कि आजकल चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और वो इस पर कन्विंस है, और वो पाकिस्तानी हुकूमत को कह रहे हैं कि जितने मुआहदे चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में, जिनमें CPEC में आप देखें कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये लाइफ लाइन है, वो ये कह रहे हैं कि हम मीडिएशन क्लॉज और इसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज भी रखेंगे, और मीडिएशन को ज्यादा प्रेफर करेंगे। और उसके लिए हम एक पाक चाइना मीडिएशन सेंटर पाकिस्तान में वहां भी बना रहे हैं कि क्यों अदालत में जाना, यहाँ पर रिजॉल्व करें। क्योंकि अभी दुनिया भर में बहुत सारे मुआहदे हो चुके हैं, और मैंने बताया कि 8 अगस्त 2019 को सिंगापुर के अंदर एक उनसिट्रोल के उन्होंने पूरा मुआहदे साइन किए हैं। किसने करवाए हैं? अक़वाम मुत्तहिदा ने करवाए हैं, और 42 मुल्क के सेक्रेटरी हैं, जिनके अंदर इंग्लैंड भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है। पाकिस्तान को भी सुनर और लेटर आना पड़ेगा, क्योंकि ये फैशनेबल है, और इस दिशा के अंदर अब सारी की सारी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जा रही है। इसलिए ये जो यंग बच्चे आप आ रहे हो, आपने अगर पहले ये ट्रेनिंग दी तो आपको ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, और पाकिस्तान में भी ये ट्रेनिंग हो रही है। अगर आप अपनी बार को कन्विंस करते हैं, क्योंकि इस पे कुछ पैसे उठते हैं। यहाँ पे हमने जजेस की ट्रेनिंग पंजाब में मैंने बताया 169 जजेस की है, तो लाहौर हाईकोर्ट ने उनका खर्चा बेयर किया है, तो हमने उनकी ट्रेनिंग की, वो एक्रेडिटेड मीडिएटर्स हैं। मैं समझता हूँ ये बार एसोसिएशन में भी आप हमारे फोरम से हमें कहेंगे, मैं यहाँ पे आपको मास्टर ट्रेनर, हम वहां पे आना पड़ेगा। ये तो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है। अगर आपने सही मानों में ट्रेनिंग लेनी है तो आपको 52 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और उसको मॉनिटर करने के लिए बाहर इंग्लैंड और अमेरिका में हमारे पेयर्स बैठे हैं, और 70% से ज्यादा उसमें पासिंग नहीं है, क्योंकि ये स्किल्स है।
और जैसे डॉक्टरी और वकालत आपने सीखी है, इसी तरह की स्पेशलाइजेशन भी आप पढ़ने की और सीखने की चीजें हैं। आप में से जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, आप लोगों को चाहिए कि वहां जाके LLM वगैरह में भी ये वाले सब्जेक्ट्स ले, वहां पढ़ाए जाते हैं। और आपको इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिटेशन सीखनी चाहिए, जैसे लोग हर कोई कॉर्पोरेट लॉ करके आ रहा है। फ्यूचर जो है, जब मैं लॉ स्कूल गया था तो मेरे फलक में नहीं पता था कि ADR कोई चीज है, मुझे कुछ पता नहीं था, एनवायरमेंटल लॉ है मुझे नहीं पता था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो उसका मैं जो आखिर हूँ वो नहीं होता था तब। आप DNA के मेरे फरिश्तों को नहीं पता था। अभी व्हाइट कॉलर क्राइम का जमाना है, ये देखें घपले के केसेस चल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि कंप्यूटर फोरेंसिक और डिजिटल्स क्या चीज है। ये वो चीजें जो सीखनी है, और सीखनी किसको है? हम सबको पढ़ना है। इन्वेस्टिगेटर को पढ़ना है, प्रोसिक्यूटर को पढ़ना है, डिफेंडर को पढ़ना है और जज को पढ़ना है। दुनिया बहुत आगे चली गई, इसलिए हम पीछे रह गए हैं और दुनिया ग्लोबल विलेज है। तो बच्चों, अच्छे वकला के लिए बड़ी गुंजाइश है और स्पेशलाइजेशन की बड़ी गुंजाइश है। यहाँ पे पैसे की तकसीम गैर मुनसिफाना है। अगर आप नई चीजें नहीं सीखोगे तो ये जो बड़े बड़े चेहरों वाले वकील हैं, मैं आपको बताऊं सिर्फ 20 के करीब वकील हैं जो करोड़ों रुपए फी लेते हैं, वो सिर्फ गारंटेड रिलीफ के पैसे होते हैं और जजेस की फेवर का आम बंदा बराबर नहीं है। अगर अपना हक छीनना चाहते हो तो बेहतर करके काम आता है तो काम आता है। तो आपने एडवोकेसी स्किल्स सीखनी है, आपने ये नई नए डिसिप्लिन सीखने, उसी दिशा के अंदर ये काम कर रहे हैं। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ काकड़ साहब को भी कि उन्होंने खटाना साहब के साथ कोऑपरेट किया। और बलोचिस्तान के आप लोगों को अक्ल और दानिश किसी इलाके की मोहताज नहीं है, हर जगह ब्रिलियंट लोग होते हैं और आप भी बड़े ज़हीन लोग हो। बात सिर्फ है चांसेस मिलने की और उनको रिफाइन करने की, और वो अगर आप कर लोगे तो आपके लिए रास्ता ही रास्ता है। आइंदा भी खुला है और ये इंशाल्लाह ताला ठीक सिस्टम होना है और आपने और हमने मिलकर करना है और अपनी परफॉर्मेंस से साबित करना कि हम बेहतर लॉयर हैं और हम बेहतर मीडिएटर्स हैं, हम बेहतर आर्बिट्रेटर्स हैं, हम बेहतर जो है व्हाइट कॉलर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं। ये सारे के सारी फील्ड्स हैं जिसको आपको सीखना है। क्वेश्चन, आस्क मी एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है कोई भी? ओके सर, थैंक यू सर। सर फाइनल रिमार्क्स के लिए ज़हूर शवानी साहब को मैं दावत देता हूँ कि आप ट्रेनिंग के बारे में कुछ। शवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम मोहतरम, आप खैरियत से हैं? तभी ठीक है? आपको जानता हूँ और आपका मदाम जनाब। नहीं मैं भी आपको थैंक यू आपका और खसूसन अनवारुल्लाह रिटायर्ड जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे काकड़ साहब की भी इसमें खिदमत हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने प्रोग्राम आपसे मिलकर अरेंज कराया। चूँकि ये हमारे जूनियर दोस्त इस हवाले से शायद इनकी इल्म थोड़ा नाकिस है, तो आपने हमारे इल्म में बहुत ही इजाफा किया। एक दफ़ा मैं फिर आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुस्तकबिल में भी आप और आपकी टीम जो है बलूचिस्तान को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बलूचिस्तान हमारे दिलों में बसता है जनाब। Sir, we found your program very informative and very helpful. In future, we expect from you such kind of program. We all thank you for this. Thank you so much, sir. Akir sahab, thank you very much for such a wonderful opportunity. I hope कि हम ऐसी चीजें फ्यूचर में भी करते रहेंगे। हम अगर इन बच्चों को जो पहले बात कर रहे थे क्लाइंट कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड या किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो हमारा जो पेज है फेसबुक का खटानाज लॉ चेंबर का, वो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। उसमें से आप हर चीज आपको मिल सकती है, नोट्स, आपने वकालत शुरू कैसे करनी है, इन सब लॉयर्स के कॉन्टैक्ट्स, इनकी वीडियोस, टिप्स। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम जो ये कोशिश है इसको जारी रखें और बेहतर से बेहतर ट्रेनर्स के थ्रू हम इस ट्रेनिंग को इससे बेहतर बना सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आखिर में सिर्फ हम चाहेंगे कि फीडबैक फॉर्म आपको काकर साहब फराहम कर देंगे अपनी राय से कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं या क्या चीजें आपको अच्छी लगी उसमें आप लिख दें, तो हमारे पास जब आ जाएगी तो इंशाल्लाह जब सेकंड कॉन्फ्रेंस होगी हमारी, वो हम सब खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो सीनियर मेंबर्स हैं उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, तो उन्होंने आज हफ्ते वाले दिन टाइम निकाला और आके पंजाब
और बलूचिस्तान के अंदर इंटर प्रोविंशियल नॉलेज एक्सचेंज को जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू अली, थैंक यू अली, बहुत मेहरबानी आपको और हमारे साथ कोऑर्डिनेट करने का और इतना अच्छी प्रेजेंटेशन देने का बहुत मेहरबानी। सारा नेक्स्ट दिन हम आपके साथ कनेक्ट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।